हाँ जी भाई, सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। और अन अकेडमी के इनिशिएटिव प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। फटाफट से एक बार भैया क्लास को, और सबसे पहला काम तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको क्लास को लाइक करना है भैया। लाइक करके अपनी अटेंडेंस दर्ज कराइए और उसके बाद में क्लास को दबा करके और चारों तरफ शेयर करके आओ भाई फटाफट से। हाँ जी, फटाफट से दबा करके चारों तरफ शेयर करके आओ भाई, ठीक है ना। हाँ, आज से अपन ने एकदम सिस्टमेटिक वर्क अब स्टार्ट कर दिया है भैया। आप लोगों को मैंने मैसेज भी डाला था, टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैंने डाल दिया था कि अपनी क्लासें अब किस प्रकार चलने वाली हैं। तो बिल्कुल निम्बाराम चौधरी जी, सभी को नमस्कार। हाँ जी, शांता सालवी, बिल्कुल रीट के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी पढ़ाएंगे, पटवार SI RS सभी के अकॉर्डिंग अपन पढ़ाएंगे, आप चिंता ही मत करो, ठीक है ना। मनोज शर्मा लोहागढ़ वालों की तरफ से नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट से एक बार शेयर करके आओ क्लास को चारों तरफ जाकर के। अनु गुप्ता, बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद अनु गुप्ता जी। चलिए तो शुरुआत करें क्या अपन? अरे शुरुआत करें या फिर आपको टाइम दूं, पहले बताओ। चलिए तो आप जुड़ चुके हैं लेट्स क्रैक राजस्थान एग्जाम पर, और जहां पर अपने को क्या करना है, हर एग्जाम को लेट्स क्रैक इट। चलिए तो शुरुआत करते हैं अपन। यहां पर सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन हम राजस्थान के बारे में पढ़ रहे हैं, और मैं अभिषेक खांडल अपनी जो क्लासेस का शेड्यूल रहने वाला है आज से वो मैं आपको बता ही देता हूं, ठीक है ना। अपनी क्लासेस का जो शेड्यूल रहने वाला है सुबह 8 बजे, ध्यान से इधर देख लेना, अपनी क्लासेस का शेड्यूल क्या रहने वाला है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। सुबह 8 बजे, एक तो सुबह 8 बजे जो अपनी क्लास होने वाली है रोज राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के, उसके बाद में शाम को 7 बजे यूट्यूब पर ये क्लास अपनी यूट्यूब पर रहने वाली है भैया, ठीक है ना। ये हिस्ट्री वाली क्लास अपनी YouTube पर रहेगी, रोज सुबह 8 बजे रहेगी भाई, ठीक है ना। शाम को 7 बजे भी ये वाली क्लास भी अपनी YouTube पर रहेगी और रोज रहने वाली है, ठीक है भैया, ये भी। और ये ध्यान रख लेना, ये रात को 10 बजे भाई साहब, ये आपके लिए इंपोर्टेंट है। रात को 10 बजे राजस्थान हिस्ट्री, ये इंडियन हिस्ट्री वाली क्लास है भाई। काहे की क्लास है ये अपनी क्लास रहेगी भैया इंडियन हिस्ट्री की, ये ध्यान रख लेना। और ये जो इंडियन हिस्ट्री की क्लास रहने वाली है ये आपके किस पर रहने वाली है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर। अन अकेडमी लर्निंग ऐप जिन्होंने डाउनलोड नहीं किया फटाफट से कर लो, और ये तो आपको मैंने पहले भी कहा था फॉलो कर दिया करो। तो ये 3 क्लासें मैं रेगुलर लेकर के आने वाला हूं आपके लिए, ये तीनों आप विशेष कर ध्यान रखना। चलिए तो आप जुड़ जाइए, फटाफट से डाउनलोड कर लीजिए अन अकेडमी लर्निंग ऐप, और ये कोड डाल दीजिए और फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए तैयार हो जाइए। फ्री सब्सक्रिप्शन के लिए SCAS10 ये कोड आप डाल सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, और मैंने तो पूरा शेड्यूल डाल दिया है भैया टेलीग्राम चैनल पर, पूरा शेड्यूल डाल दिया है, ठीक है ना। चलो साहब, तो देखो अन अकेडमी लर्निंग ऐप में आपको डेली लाइव क्लास मिल जाएगी, अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको चाहिए ना कि हमें पूरा सब कुछ चाहिए, तो सब कुछ अगर आपको चाहिए तो भैया वो तो आप ध्यान रखना, ठीक है, प्लस कोर्स आपको लेना पड़ेगा। प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो, ये सारी चीजें आपको उसके अंदर अवेलेबल हो जाएगी। बिल्कुल नमस्कार भाई नरेश बाबू, बिल्कुल बिल्कुल अनु गुप्ता। तो ये ध्यान रख लेना, अन अकेडमी का जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है वो आपको ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराता है। मैंने आपको कहा था, कल आप में से हो सकता है कुछ लोगों ने टेस्ट भी दिया होगा। एवरी संडे अपना ये टेस्ट चलता है भैया, एवरी संडे, जो कि आपके प्लस सब्सक्रिप्शन पे क्या मिलेगी आपको, स्कॉलरशिप। अगर आप लोगों ने दिया तो बहुत ही बढ़िया बात है भाई साहब, बहुत ही गजब की बात है, ध्यान रख लेना, इससे आपको प्लस कोर्स में स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ठीक है। चलिए भाई आगे देखते हैं, अपने कुछ टेस्ट सीरीज चल रही है SI वाले और RS वाले दोनों, ध्यान रख लेना। SI वाले विशेषकर और उनके गरुड़ की टेस्ट सीरीज चालू है, एग्जाम पास में भैया। इसके अलावा बैच चल रहे हैं, RS का बैच चल रहा है, JVV NL का बैच चल रहा है। इसके अलावा देखिए आप इधर अपने रीट लेवल 1 का बैच अपन ने लास्ट स्टार्ट किया है, और इसी के साथ में SI का बैच भी अपन ने पूरा प्रॉपर स्टार्ट किया है, भैया। इसके अलावा जो बैच चल रहा है वो पटवार का चल रहा है, RS का चल रहा है, RS प्री मेंस का बैच भी आपका चल रहा है, और साथ ही आपके कॉलेज लेक्चर वालों के लिए भी अन अकेडमी बहुत ही बेहतरीन बैच लेकर के आया है, ठीक है। और वैसे भी मैंने आपको कहा था आप एक सब्सक्रिप्शन में ये सारी चीजें ले सकते हैं। आपको एक सब्सक्रिप्शन और आपको कोड डालना है SCAS10। ये कोड डालने के बाद में आपको एक सब्सक्रिप्शन पर ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी एक साथ, बार बार खरीदने का टंटा ही खत्म भैया, ठीक है ना। बिल्कुल टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल फ्री है टेस्ट सीरीज, ध्यान रखना।
चलिए साहब, तो इधर देखो आप यहां पर आप या तो साल भर वाला ले लो या फिर आप 24 महीने वाला, मतलब 2 साल वाला, क्योंकि एग्जाम डेट आगे बढ़ती है ना, तो ये ध्यान रख लेना। आप 7,000 का तो लगेगा साल भर का। बोले गुरुजी कोर्स तो 1500 में मिल जाता है। सारे कोर्स मिल रहे हैं इसके अंदर आपको, ठीक है ना, सारे। तो ये ध्यान रखना 7,000 8,400 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आपने ये वाला कोड डाला तो SCAS 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। कॉम्बो सब्सक्रिप्शन भी जिनको जरूरत हो वो ले सकते हैं। और आगे देखिए आप लोगों की PDF वगैरह जो भी है, नोट्स वगैरह जो भी है, क्लास की इंफॉर्मेशन है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। GK अभिषेक खांडल टाइप कीजिएगा, GK अभिषेक खांडल, वहां पर आपको इनकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी भैया। तो शुरुआत करते हैं अपन। यहां पर हमारा जो आज का टॉपिक है वो है राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, RPSC स्टडी। नरेश जी सब्जेक्ट, अच्छा आपस में लगे पड़े हुए हैं। सुशील कुमार जी कह रहे हैं गुरुदेव बड़े दिनों बाद मिले हो, रोज लाइव आओगे क्या? बिल्कुल, अब तो पूरा शेड्यूल डाल दिया मैंने, वीक का ही शेड्यूल डाल दिया। रोज सुबह 8 बजे और शाम को 7 बजे, और लर्निंग ऐप पर रात को 10 बजे, ये ध्यान रख लेना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, निम्बाराम चौधरी 100% जानता हूं, ठीक है ना। चलिए साहब, तो ये आपके राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूं भाई। चलिए तो शुरुआत करते हैं भाई साहब अपन। यहां पर बहुत अच्छे से एक एक चीज को देखिएगा। सबसे पहले तो अपन एक चीज यहां पर लिखें कि ये जो आपका इतिहास है, सारी बातें मैं यहां पर लेकर के चल रहा हूं। ये जो इतिहास है, इस इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख और कहां देखने को मिलता है? ये जो इतिहास शब्द है, इस इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपके कहां देखने को मिलता है? एक एक पॉइंट ध्यान रखना। इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख आपको अथर्ववेद में देखने को मिलेगा। किसमें मिलेगा भाई साहब? अथर्ववेद के अंदर ये आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले तो यही ध्यान रख लेना, प्रश्न बहुत छोटा है, प्रश्न बहुत छोटे लेवल का है, लेकिन परीक्षा में आ जाता है ना तो बहुत बड़ा आ जाता है। बिल्कुल मनोज शर्मा जी, तो ये ध्यान रखना, इतिहास शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में देखने को मिलता है। अब मुद्दे वाली बात ये आती है कि यहां पर से इतिहास शब्द हमने निकाला, इतिहास शब्द हमने निकाला, और इतिहास में से हमने कितने शब्द निकाल लिए भैया? इति प्लस है प्लस आस, ये 3 शब्द अपन ने इससे निकाले। ये ध्यान रखना, इतिहास से हमने कितने शब्द निकाले? इतिहास से हमने 3 शब्द निकाले भैया। एक तो आपके क्या आ जाएगा? इति, एक है और एक आस। बोले सर हम तो इति प्लस हास पढ़ते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। इति का मतलब क्या होता है? इति का मतलब होता है ऐसा। इति का मतलब क्या होता है? ऐसा। है का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। है का मतलब क्या होता है? निश्चित रूप से। है निश्चितता को दर्शाता है, ध्यान रख लेना। और आस का मतलब क्या होता है? था। आई बात समझ में? आस का मतलब क्या हो जाता है? तो आस का मतलब हो जाता है था। तो देखो आप यहां पर, बिल्कुल, तो आप यहां पर ध्यान से इधर देखना एक एक चीज को। तो इतिहास शब्द का मतलब क्या बना? इतिहास शब्द का मतलब बना कि ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, ध्यान रख लेना। तो मतलब मैं ये कह सकता हूं कि भूतकाल में, अरे भूतकाल में घटित ऐसी घटनाएं जो हमारे और सामाजिक आर्थिक जीवन के बारे में अपने को बताती है, वो सब किस में चली जाती है? वो सब अपने इतिहास में चली जाती है। एक एक चीज नोट्स बना लेना बेहतरीन रूप से, समझ गए? तो ऐसा निश्चित रूप से घटित हुआ, वही अपना क्या बन जाएगा भैया? इतिहास बन जाएगा। समझ गए? फटाफट से क्लियर करो, फटाफट से क्लियर करो, तुरंत यहां पर आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप इसके बाद में, अब अपना जो ये शब्द आता है हिस्ट्री, हम हिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं भैया। अब अपना जो ये शब्द आता है हिस्ट्री, ये जो हिस्ट्री शब्द है, बिल्कुल बिल्कुल, सभी को नमस्कार। गिरीश चौधरी जी, वर्षा प्रधान, क्या बात है, कुमार, गौरव मीणा, बिल्कुल PDF तो मिलेगी, 100% मिलेगी, तभी तो मैं इतना कर रहा हूं आपके लिए। देखो हिस्ट्री जो शब्द है, ये हिस्ट्री शब्द आपके कौन सी भाषा का है? ये हिस्ट्री शब्द आपके कौन सी भाषा का है? तो ये तो आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ये जो हिस्ट्री आप देख रहे हैं ना, ये हिस्ट्री तो आपके अंग्रेजी भाषा का शब्द है भैया। लेकिन परीक्षा के अंदर आपसे क्या पूछेगा? ये जो हिस्ट्री शब्द है, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई है?
बताओ देखिए आप कहां से हुई है भाई साहब। ये जो हिस्ट्री शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है, तुरंत बताइए। देखें तो ध्यान से सुन लेना, हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है हिस्टोरिया शब्द से। कौन से शब्द से मानी जा रही है भैया? हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? तो हिस्टोरिया शब्द से मानी जाती है। अब ये जो हिस्टोरिया शब्द है ना, अरे ये जो हिस्टोरिया शब्द है ना, ये हिस्टोरिया शब्द आपके कौन सी भाषा का है? तो ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये आपके ग्रीक भाषा का शब्द है। समझ गए मेरी बात को यहां पर? ठीक है ना, एक एक चीज समझ में आ रही है ना। सबसे पहले तो ये याद रखना कि हिस्ट्री अंग्रेजी भाषा का शब्द है और ये हिस्ट्री आपके कौन से शब्द से बना है? तो ये हिस्टोरिया शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? तो हिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति हिस्टोरिया शब्द से हुई है। ठीक है ना, हिस्टोरिया शब्द से हुई है। और ये हिस्टोरिया शब्द आपके कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का है। और इसका मतलब क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, बहुत ही प्यारा सा अर्थ है, शोध पर आधारित ज्ञान। ध्यान रखना, शोध से प्राप्त ज्ञान, शोध से प्राप्त ज्ञान, रिसर्च करके जो ज्ञान प्राप्त किया है वही आपके क्या कहलाता है? हिस्टोरिया। और इसी हिस्टोरिया से आपके क्या बन गया? हिस्ट्री। फटाफट से इसको भी क्लियर करो भाई साहब, तुरंत फटाफट से क्लियर करना। हाँ जी, चलिए साहब, इसके बाद में आगे बात करता हूं। सुनना, इसके बाद में क्या पॉइंट निकल करके आता है। अरे समझ में आ रही है क्या बात? फटाफट से कमेंट करके बताओ, जोरदार तरीके से, धुआंधार। और क्या कर रहे हो तुम? बैठे बैठे क्लास को लाइक करो और दबा के चारों तरफ शेयर करके आओ। ठीक है ना, तब तो मैं पूरा इतिहास पढ़ाऊं तुम्हें, तब तो मैं पूरा इतिहास पढ़ाऊं, एक एक चीज को ध्यान में रख करके। अब देखो भाई साहब, यहां पर एक शब्द आया हिस्ट्रीज। कौन सा शब्द आया यहां पर? हिस्ट्रीज। इस हिस्ट्रीज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ये जो हिस्ट्रीज शब्द है, इसका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला कौन? ये तो आपको याद होगा ही होगा भैया, ये तो आपको 100% याद होगा। बताओ कौन सबसे पहले प्रयोग करेगा? अच्छा जी, पूजा जी, बिल्कुल बिल्कुल, बताओ फटाफट से बताओ, सबसे पहले प्रयोग कौन करेगा? हाँ, क्वेश्चन करवाओ। हाँ, वो भी करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। सुमन जाट जी, मैंने देखो जो टारगेट लिया है वो कैसे लिया है। आज मैं पढ़ाऊंगा थ्योरी, कल इसके पहले क्वेश्चन कराऊंगा, फिर आगे थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर जो कल पढ़ाऊंगा ना, पहले उसके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। मतलब तैयारी करेंगे पूरा जोरदार धमाके के साथ में। बहुत बढ़िया उत्तर आया केडी चरण का कि सबसे पहले इसका प्रयोग करने वाला कौन था? हेरोडोटस। बोलो कौन हो जाएगा? हेरोडोटस। ये ध्यान रख लेना, सबसे पहले प्रयोग किया था। और हेरोडोटस की जो पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम क्या है? तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। वैसे द हिस्ट्रीज हिस्टोरिका पुस्तक का नाम है, लेकिन अपन इतना भी याद कर लेते हैं ना तो अपना काम हो जाएगा भाई। और अपना काम बनता बाढ़ में जाए जनता, ये ध्यान रख लेना। समझ में आ गई बात? यहां पर छोटी छोटी बातें बता रहा हूं, हो सकता है आपने ये बातें पहले पढ़ी हो। ठीक है ना, आपने ये बातें पहले पढ़ी हो, ये छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया। तो हेरोडोटस की पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिका। और हेरोडोटस को क्या कहते हैं भाई साहब? हेरोडोटस को क्या कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं इतिहास का जनक। बोलो हेरोडोटस को क्या कहेंगे? हेरोडोटस को कहेंगे भाई साहब इतिहास का जनक। तो बताओ इतिहास का जनक कौन हो गया? हेरोडोटस। लेकिन मेरा प्रश्न यहां पर ये आता है कि भारत में इतिहास का जनक, लो भैया बताओ, देखें भारत में इतिहास का जनक, तुरंत बताना, भारत में इतिहास का जनक किसे कहा जाएगा? और इसके बाद में यह भी बता देना कि राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहेंगे? राजस्थान में इतिहास का जनक किसे कहा जाएगा? एक एक पार्ट लिए जाओ, एक एक पॉइंट लिए जाओ और ढंग से समझे जाओ भाई साहब। बताओ देखिए, भारत में इतिहास का जनक कौन? ठीक है ना, भारत में इतिहास का जनक कौन? बताइए फटाफट से बताओ। माहौल बनना चाहिए, लाइक होना चाहिए, शेयर होना चाहिए। बहुत बढ़िया देविका मीणा जी, बिल्कुल सही उत्तर। निम्बा राम जी, एक ही कमेंट को बार बार मत करो प्लीज। ठीक है ना, आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं, अपन पढ़ते हैं, अपना क्या ही मतलब है। ठीक है ना, चलिए देखो आप इधर, तो भारत में इतिहास का जनक वेद व्यास। भारत में इतिहास का जनक क्या हो जाएगा? वेद व्यास। समझ गए?
बहुत बढ़िया उत्तर आपके आए। भारत में वेद व्यास अरे कुमार गौरव मीणा ये क्या कर दिया रे, राजस्थान में वेद व्यास कैसे चिपका दिया भाई। राजस्थान में उत्तर दिया है सबसे बढ़िया यावेंद्र कुमार यादव, बहुत बढ़िया उत्तर। हाँ हर्षिता जी बहुत बढ़िया, कुक्कू कुक्की निम्बाराम केडी चारण, मनोज शर्मा, शांता सालवी, चिंकी गोयल, पाही चौहान, हाँ जी जिज्ञासा वर्मा, बिल्कुल बहुत बढ़िया उत्तर आपके यहाँ पर आए कि राजस्थान में इतिहास का जनक मिस्टर कर्नल जेम्स टॉड। बोलो क्या नाम हो जाएगा, कर्नल जेम्स टॉड को और क्या कहा जाता है, राजस्थान में इतिहास का जनक कहा जाता है। और मैं आपको पढ़ा तो अभी राजस्थान ही रहा हूं ना, राजस्थान ही पढ़ा रहा हूं ना। वो गौरव मीणा कह रहे टाइप गलत हो गया, अरे इतना कितना टाइप गलत हो गया कि इतना कितना टाइप गलत हो गया कि राजस्थान में वेदव्यास और कर्नल जेम्स टॉड नाम ही बिल्कुल अलग अलग है भाई। खैर कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें होती रहती है भैया। तो कर्नल जेम्स टॉड जिनको अपन क्या कहते हैं, घोड़े वाले बाबा। बोलो क्या कहते हैं, कर्नल जेम्स टॉड जिन्हें अपन कहते हैं घोड़े वाले बाबा। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात, यहां पर कोई दिक्कत इसके अंदर। अरे बताओ देखें, हाँ कुमार गौरव मीणा कह रहे हैं सर दिमाग कहीं और चला गया, ठीक है ना, शरीर वही है दिमाग चला गया। क्या बात है भाई, बहुत जोरदार गजब की बात कह दी। चलिए भाई ठीक है ना, इस दिमाग को कहीं और जाने मत दो भैया, रोक के रखो, माहौल बनाना है बहुत तगड़ा। फटाफट से लाइक और शेयर करो और एक एक चीज समझ में आनी चाहिए बिंदास तरीके से। आ रही है कि नहीं आ रही ये भी बताओ। देखें अभी तो शुरुआत करी है मैंने इतिहास की, अभी तो मैंने शुरुआत करी है, ध्यान रख लेना गजब वाली। अभी तो अंत बहुत खतरनाक होगा, अंत बहुत खतरनाक होगा, ये सुन लेना। बताइए देखें, बिल्कुल डन। तो आगे बढ़े, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो भाई साहब अब इतिहास जो है, इस इतिहास के टुकड़े कर लेते हैं भाई। तो ये जो इतिहास आप यहां पर देख रहे हैं ना, इस इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा भैया, इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा। बोले गुरुजी आपने बांटा तो 3 में बांटा। कितने भागों में बांटा भैया, 3 भागों में यहां पर इतिहास को अपन ने बांट दिया। सबसे पहले बांटने से पहले, हाँ जी राकेश पुरी जी कह रहे हैं सर सीकर कब आ रहे हो, जब आप बुला रहे हो, ठीक है ना। नरेंद्र मीणा जी कह रहे गर्दा उड़ा दिया आज, तो अभी तो शुरुआत है भाई। तो देखो आप यहां पर, हाँ एक एक चीज बताऊंगा। ये जो इतिहास है ना, इतिहास 2 चीजों से मिलकर बना है, सभ्यता और संस्कृति। किससे मिलकर के बना है, सभ्यता और संस्कृति से मिलकर के क्या बना, आपके इतिहास बना है। जिसका भौतिक अस्तित्व होता है वो सभ्यता में चली जाती है, और जो हमारे कर्म होते हैं, अस्तित्व नहीं होता, जिनको भौतिक अस्तित्व नहीं होता, वो संस्कृति होती है। भाई साहब किसी सभ्य, मान लो आज ये धरती और पलट जाए और कई साल बाद, आज ये धरती पलट जाए और कई साल बाद, और जब इसकी खुदाई हो, तो खुदाई में यहां जहां मैं खड़ा हूं, यहां से क्या मिलेगा, यहां से बोले एक डिजिटल बोर्ड मिला है, यहां से बोले एक लाइट पेन मिला है, यहां से बोले घड़ी मिली है, यहां से बोले एक और कंकाल मिला है, तो यहां से एक कंप्यूटर मिला है साहब, यहां से लाइटें मिली हैं, ये सारी चीज मिलेंगी ना। तो ये सब तो क्या है, जो मिल रहा है ना, भौतिक अस्तित्व है, ये तो भैया सभ्यता है। और इसको देख करके क्या पता लगाया जाएगा, इसको देख करके पता लगाया जाएगा कि उस समय और डिजिटल शिक्षा का काम किया जाता था, उस समय डिजिटल शिक्षा का काम किया जाता था, ये संस्कृत है। अगर तांबे के आभूषण मिले हैं तो तांबे के आभूषण क्या है, सभ्यता। लेकिन उस समय ताम्र आभूषण पहने जाते थे, ये संस्कृति है। अगर मूर्ति मिली है तो मूर्ति क्या है, सभ्यता। अरे मूर्ति मिली है तो ये क्या है, सभ्यता। और ध्यान रख लेना, सुनना मेरी बात को। और अगर ये बोले कि उस समय के लोग मूर्ति पूजा किया करते थे, ये है संस्कृति। आई बात समझ में, ये है संस्कृति। और ऐसे ही बोले साहब उस समय खुदाई में अन अकेडमी की टी शर्ट मिली है, ठीक है ना, अन अकेडमी की टी शर्ट मिली है, तो ये सभ्यता है। और उस समय अन अकेडमी नामक संस्था और विद्यार्थियों के भविष्य बनाने के लिए एजुकेशन सेक्टर में कार्यरत थी, तो ये क्या है भैया, ये संस्कृति है। समझ गए ना मेरी बात। और इसी सभ्यता और संस्कृति को हमने कितने भागों में बांटा रे, इसी सभ्यता और संस्कृति को हमने 3 भागों में बांटा। बोले सर किस आधार पर बांटा, तो आधार भी लो आप, ठीक है ना, आधार भी ले लो आप। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक पॉइंट को। सबसे पहली बात, एक आधार तो क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य। एक आधार तो आपके क्या हो जाएगा, एक आधार तो आपके हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। और दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा लिखित प्रमाण। दूसरा क्या हो जाएगा, लिखित प्रमाण या लिखित साक्ष्य। ये ध्यान रख लेना, बस ये 2 आधार आपको ध्यान रखने। अरे डेफिनेशन मैं समझाऊंगा, डेफिनेशन मैं समझाऊंगा, ये ध्यान रखना। अब देखो आप इधर कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। सबसे पहला तो क्या हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। सबसे नंबर 1 क्या आएगा भाई साहब, प्रागैतिहासिक काल।
बोले गुरुजी हमने प्राक ऐतिहासिक पढ़ा है, तो तुमने प्राक ऐतिहासिक पढ़ा है तो व्यंजन संधि नहीं होगी क्या? अरे व्यंजन संधि नहीं होगी क्या? प्राक प्लस ऐतिहासिक तीसरा वर्ण आ जाता है। बताओ प्रागैतिहासिक, मुझे तो यही पता है, मुझे तो यही पता है भैया, व्यंजन संधि होगी ना। बताओ तुम तुरंत। इसके बाद में प्रागैतिहासिक के बाद में आध्यैतिहासिक काल, बोलो क्या आ जाएगा? आध्यैतिहासिक काल। ध्यान रख लेना कौन सा काल आ जाएगा? आद्य ऐतिहासिक काल आ जाएगा। और तीसरे नंबर पर कोई प्राक नहीं लगाना, कोई ध्यान रखना आद्य नहीं लगाना, सीधे आपको क्या बताना? तो सीधे आपको ऐतिहासिक बताना। जिनको अब तक भी ये चीजें याद नहीं थी ना, उन्हें अभी देखना कितनी गजब से याद होती है, कितने गजब ढंग से उनको याद होती है, ये मैं आपको बताऊंगा अभी। तो देखो आप यहां पर, अरे इतिहास को हमने कितने भागों में बांटा रे? इतिहास को हमने बोले गुरुजी 3 भागों में बांटा। एक तो प्रागैतिहासिक, एक आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 3 भागों में बांट लिया। डेफिनेशन बनाओ। पुरातात्विक साक्ष्य तीनों के प्राप्त हुए भैया, तीनों के प्राप्त हुए, ये ध्यान रख लेना। तीनों के अंदर पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाण, यहां तो लिखित प्रमाण प्राप्त ही नहीं हुए, यहां तो लिखित प्रमाण प्राप्त ही नहीं हुए, यहां पर प्राप्त हुए हैं। आ गई बात समझ में? और यहां पर भी प्राप्त हुए हैं। तो बोले गुरुजी ये दोनों तो सेम हो गए ना? अरे ये दोनों तो सेम हो गए ना? बिल्कुल बिल्कुल रजनीश जी, बिल्कुल 100%। हाँ बिल्कुल, ओनली एंड ओनली यही। तो सुनो, यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि यहां पर जो लिखित प्रमाण प्राप्त हुए ना, वो क्या है? अरे वो क्या है बताओ? वो अपठनीय हैं। वो क्या हो जाएंगे? अपठनीय हैं, मतलब कि पढ़ने योग्य नहीं है भैया, अपठनीय हैं वो। और यहां पर जो मिले हैं ना, वो कैसे हैं? पठनीय हैं। वो कैसे हैं? पढ़े जा चुके हैं, पढ़ने योग्य हैं। बस तो डेफिनेशन बन गई, डेफिनेशन बन गई भैया, ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेशन अपने आप बन गई। नहीं बनी तो सुनो, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल, जिसको नोट करना है ना नोट कर लेना भैया, जिसको नोट करना है ना नोट करना। मैंने चार्ट बनाया, एक बार आप चार्ट का स्क्रीनशॉट लो भैया, एक बार चार्ट का स्क्रीनशॉट लो, फिर आएगा मजा देखना। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। चलिए तो सुनो मेरी बात यहां पर अब आप, हाँ बिल्कुल, तो सुनो ध्यान से। सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। बताओ क्या कहलाएगा? प्रागैतिहासिक काल कहलाएगा। बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल योगेश जी, बिल्कुल ध्यान से सुनना। सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक अवशेष तो प्राप्त हुए हैं, लेकिन लिखित प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। या मैं यूं भी कह सकता हूं, जिसकी जानकारी के लिए, जिसकी जानकारी के लिए पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसकी जानकारी के लिए पूर्णतः पुरातात्विक साक्ष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि लिखित प्रमाण तो है ही नहीं ना। वो आपके किस में चले जाएंगे? वो आपके प्रागैतिहासिक काल में चले जाएंगे। और इसके अंदर आपके कौन सा काल आता है लाडलो? तो इसके अंदर आपके आता है पाषाण काल। अरे कौन सा काल आएगा? तो इसके अंदर आपके पाषाण काल आएगा। एक एक पॉइंट को सुनना आप। इसके बाद में देखो भैया, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल जिसके पुरातात्विक अवशेष और लिखित प्रमाण दोनों प्राप्त हुए हैं, लेकिन सुनना, लेकिन लिखित प्रमाणों को पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ने योग्य नहीं है। और इसके अंदर भाई साहब आपके आती है एक तो सिंधु सभ्यता। बोलो कौन सी सभ्यता आएगी? इसके अंदर आपके एक तो सिंधु सभ्यता और एक आ जाएगी वैदिक सभ्यता। एक क्या आएगी? वैदिक सभ्यता। ये ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? वैदिक सभ्यता। अब सुनो मेरी बात, ठीक है ना? अब सुनो मेरी बात, एक तो आपके सिंधु सभ्यता आ जाएगी और एक आपके वैदिक सभ्यता आ जाएगी। अब मुद्दे वाली बात सुनना। बोले आप लोगों ने वेद जानते हो? वेद, वैदिक सभ्यता में वेद ही तो मिले हैं और वेदों को तो पढ़ा भी जा सका है, वेदों को तो पढ़ा भी जा सका है ना। तो बताओ फिर इसमें क्यों आएंगे जब अपठनीय है तो? ठीक है ना, इसमें क्यों आएंगे? मुद्दे की बात है, पॉइंट बहुत बड़ा है। तो पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड कि वैदिक सभ्यता के अंदर जो वेद मिले हैं, वो वेद गुरुजी वो तो पढ़े जा सके हैं,
तो वो इसमें क्यों आएंगे? तो एक बात बहुत अच्छे से सुन लेना, एक बात बहुत अच्छे से सुनना, वो मौखिक हैं, लिखा तो उनको बाद में गया है, वो तो मौखिक है, ध्यान रख लेना। इसलिए इसके अंतर्गत वैदिक सभ्यता भी आद्य ऐतिहासिक काल में आती है। समझ गए? ये ध्यान रखना। वेद लिखे बाद में गए, उस समय तो वो मौखिक हुआ करते थे। समझ गए? फिर देखो आप इधर, इसके बाद में ऐतिहासिक काल की बात करें तो ऐतिहासिक काल आपके कब से शुरू होता है? महाजनपद काल से। कब से शुरू होता है? महाजनपद काल से ये आपके प्रारंभ हो जाता है। भाई सभी के सिलेबस में इतिहास है, ये भारतीय इतिहास को भी लिंक करता है, और इसी के अंदर फिर आपके 3 पार्ट निकल करके आते हैं जो आप पढ़ते हो ना, प्राचीन भारत, फिर आप पढ़ते हो मध्य भारत, और फिर आप पढ़ते हो आधुनिक भारत। वो सब आपके इसी का पार्ट है। भाई समझ गए आप मेरी बात को? उम्मीद करता हूं ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है ना? बताओ फटाफट से, कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? हाँ जी, फटाफट से बताओ, कोई दिक्कत है क्या? हाँ जी, चलिए साहब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए साहब फटाफट बताइए। देखें इसके बाद में कोई दिक्कत? तो यहां पर सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल, सभ्यता एवं संस्कृति का वह काल, तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। आगे बढ़ते हैं इसके बाद में, पहले एक बार आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप तुरंत। लैपटॉप की आवाज बंद कर दो। हाँ जी भाई साहब, चलिए चलिए, बिल्कुल बिल्कुल वो भी करेंगे अपन, आप चिंता ही मत करो, बिल्कुल वो भी करेंगे। आगे बढ़े इसके बाद में। अरे भाई समझ में आ गई क्या ये वाली बात? तुरंत बताओ। चलो सर, अब इसके बाद में सुनना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वो करवा दी, बिल्कुल आप चिंता ही मत करो। 2 बार आवाज आ रही है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना? हाँ, अब देखो आप इसके बाद में, बिल्कुल बिल्कुल, अरे लिखो ना, पीडीएफ के भरोसे काहे को रहते? पीडीएफ तो डालूंगा, लेकिन फिर भी लिखा करो। अब देखो इसके बाद में, एक तो अपने पास में आ जाता है पाषाण काल। बहुत जल्दी मैं आपके सभ्यताओं पर आ रहा हूं, उससे पहले छोटी सी बातें मैं यहां पर कर रहा हूं। एक तो आपके आ जाएगा पाषाण काल, समझ गए? और एक आपके आ जाएगा धातु काल या धातु युग। एक क्या आ जाएगा? धातु युग। मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था पत्थर का, मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था किसका? पत्थर का। समझ गए मेरी बात को? मानव ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था? तो मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था भाई साहब पत्थर का। और इधर देखो आप, यहां पर ये जो पाषाण युग है ना, इसको अपन कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। एक तो आपके आ जाएगा पूरा पाषाण काल, जब भारतीय इतिहास पढ़ाऊंगा ना आपको तब ये सारी बातें आ जाएंगी। एक तो पूरा पाषाण काल, एक आपके आ जाएगा मध्य पाषाण काल, मध्य पाषाण काल आ जाएगा, और एक आपके आ जाएगा उत्तर पाषाण काल। बोलो क्या आएगा? एक आपके आ जाएगा भैया उत्तर पाषाण काल। तो ऐसे करके 3 भागों में बांट दिया भैया, ठीक है ना? हाँ चलिए, अब देखो आप इधर धातु युग। अब धातु युग में बात करें तो मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया? तो मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया। तो कौन सा युग आ जाएगा? ताम्र युग। सबसे पहले मानव ने तांबे का प्रयोग किया तो ताम्र युग आ जाएगा। फिर मानव ने कांसे का प्रयोग किया, तांबे में टिन मिला दिया, तो कौन सा युग आएगा? कांस्य युग आ जाएगा। ये कांस्य युग कब आया? जब तांबे के अंदर क्या मिला दिया गया? जब तांबे के अंदर टिन मिला दिया गया। और अंत में जाकर के लोहे का प्रयोग किया। ये मुझे पक्का ध्यान है, ये आपके और रेलवे और एसएससी दोनों में पूछा गया है। ये रेलवे और एसएससी दोनों के अंदर पूछा गया है। नरेश जी कह रहे हैं सर जी पेन कॉपी नहीं है हमारे पास, रूम से बाहर है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, मस्त होकर के पढ़ाई करो। आई बात समझ में? हाँ सर, ये टॉपिक कभी समझ में न आयो मेरे तो, अब आया कि नहीं आया ये बता। आयरन हैमर ध्यान रख लेना। मानव ने सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया रे? मानव ने सबसे पहले तांबे का प्रयोग किया, यही आपको ध्यान रखना है। फिर तांबे में टिन मिलाया, और जैसे ही तांबे में टिन मिलाया ना, तो देखो आप इधर कांस्य युग आ जाएगा। तांबा और टिन मिलकर के क्या बना? कांसा बन गया। और इसके बाद में आपके लोहा। कुछ लोग सबसे पहले लोहे का प्रयोग करवा देते हैं, कुछ लोग सबसे पहले लोहे का प्रयोग करवा देते हैं, जो कि गलत है, जो कि गलत है। समझ गए मेरी बात? इन दोनों के बीच में एक काल आता है जिसको कहते हैं ताम्र पाषाण काल। इन दोनों के बीच में जो काल आता है उसको क्या कहते हैं? ताम्र पाषाण काल। इन दोनों के बीच में जो काल आता है उसको कहते हैं ताम्र कांस्य युग। क्या कहते हैं उसको? ताम्र कांस्य युग। ये ध्यान रख लेना। खैर छोटी छोटी बातें हैं ये तो। आई बात समझ में? क्लास डेली आएगी तो नई कॉपी बना लो, बिल्कुल बना ही लो भैया, क्लास तो डेली आएगी। आई बात समझ में? तो ये मैंने आपको डिवाइडेशन भी बता दिया।
ये मैंने आपको क्या बता दिया, डिवाइडेशन भी बता दिया, ये ध्यान रख लेना आप। एक छोटी सी बात अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मैं आपको वैसे ही बता देता हूं कि मानव ने सबसे पहले आग का आविष्कार कौन से काल में किया, आग का प्रयोग मानव ने कौन से काल में किया, तो आग पूरा पाषाण काल की देन है। आई बात समझ में, ध्यान रख लेना। और आधुनिक मानव जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना, मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूं। होमो सेपियंस आधुनिक मानव जिसमें दिमाग है, होमो सेपियंस जो है, ध्यान रखना, होमो सेपियंस जो है, हाँ तो देखो आप इधर सबसे पहले तो आग का आविष्कार, भाई साहब आग का आविष्कार कौन से काल में, तो पूरा पाषाण काल में। और आधुनिक मानव होमो सेपियंस की उत्पत्ति भी कौन से काल में, पूरा पाषाण। मानव ने पशुपालन कौन से काल में शुरू किया, तो पशुपालन आपके मध्य पाषाण काल में। यहीं पर मानव ने कृषि भी प्रारंभ कर दी थी, पशुपालन एवं कृषि। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, मानव का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार पहिया, तो पहिए का आविष्कार मानव ने कौन से काल में किया, तो पहिए का आविष्कार मानव ने और पूर्व उत्तर पाषाण काल में किया। ये छोटे छोटे प्रश्न है, कहीं ना कहीं कोई एग्जाम में टपक ही जाएंगे, ये ध्यान रख लेना, कोई ना कोई एग्जाम में टपक जाएंगे। आग का प्रयोग पूरा पाषाण काल, होमो सेपियंस पूरा पाषाण काल, पशुपालन के प्रमाण सबसे पहले मध्य पाषाण काल में, और पहिए का आविष्कार कौन से काल में, तो पहिए का आविष्कार उत्तर पाषाण काल में। क्लियर करो भाई, फटाफट से क्लियर करो। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में एक बहुत ही बेहतरीन पॉइंट आता है अपने पास में, सुनना आप लोग ध्यान से। चलिए साहब, अब अपन आ गए राजस्थान पर। अब कहां गए अपन, राजस्थान पर। और देखो आप राजस्थान का ये आप मैप देख रहे हैं, इस मैप के अंदर मैं आपको ये याद कराऊंगा कि कौन कौन सी सभ्यता कहां पर है, कौन कौन सी सभ्यता आपके कहां पर है, ये मैं आपको यहां पर याद कराने वाला हूं। तो हो जाओ तैयार साथियों, बिल्कुल। अब तक हो सकता है आपको याद हो या नहीं हो, बोले गुरुजी यही तो याद करने में दिक्कत आती है। सुशील कुमार यादव बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, अब सुनो मेरी बात को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन ऊपर से, और सबसे ऊपर अपना कौन सा जिला है भाई, गंगानगर। सबसे ऊपर अपना कौन सा जिला है, तो सबसे ऊपर आता है गंगानगर। और गंगानगर के अंदर कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, अब यही तो आपको याद करना है। सर आपकी ऑफलाइन क्लास ली थी माथुर क्लासेस में, तभी आपने क्लियर करवा दी थी हिस्ट्री आर्ट, आज भी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साहब, बिल्कुल सारी बात बताऊंगा। अरे पहले ये तो याद करो, आप लोगों को ध्यान है परीक्षा के अंदर कभी कभी क्या पूछता है, पता है आप लोगों को? परीक्षा के अंदर कभी कभी पूछ लेता है, जगह का नाम दे देता है, पुरातात्विक स्थल दे देता है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ध्यान से सुनना। परीक्षा के अंदर कभी कभी क्या करता है, पुरातात्विक स्थल देता है और पूछता है कौन से जिले में है, कौन से जिले में है। जैसे मैं पूछूं आपसे, एक सभ्यता स्थल है डाडीकर, डाडीकर, जिसको आता है कमेंट करके बताओ। डाडीकर, फटाफट से कमेंट करके बताओ, ये जो डाडीकर है ना, ये डाडीकर आपके कौन से जिले में है, ये डाडीकर आपके कौन से जिले में है, फटाफट से कमेंट करके बता दो। देखते हैं देखे किस किस को आता है। हाँ बिल्कुल, नरेंद्र कुमार सैनी, बिल्कुल देखता हूं किस किस का आंसर आता है कि डाडीकर कौन से जिले के अंदर है। फटाफट से उत्तर दीजिए भैया। हाँ, नहीं दोगे क्या? बिल्कुल उमेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नागौर बताया सुधीर जी ने। मैं कह रहा हूं ना, ये अटकाने वाली बातें हैं, ऐसे ही तो अटक जाते हैं। स्थल याद करते नहीं है, 4-5 सभ्यताएं बहुत अच्छे से याद कर जाते हैं, फिर बैंड बज जाती है अपनी। MR विश्नोई जी हनुमानगढ़ बता रहे हैं, ठीक है ना? और देख लेते हैं, गिरीश चौधरी नागौर बता रहे हैं, और आंसर आने दो, नागौर आ गए। चिंकी गोयल, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको ग्रैंड सल्यूट है चिंकी गोयल जी। अलवर उत्तर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है भाई। शिखा शर्मा, बहुत बढ़िया उत्तर, बिल्कुल। तो देखो अब गंगानगर में, गंगानगर में सबसे पहले आप याद करो ABCD, ABCDT, ABCDT, ये याद करना। देखो आप इधर ए से क्या बन जाएगा, ए से बनेगा अनूपगढ़। ए से क्या बन गया भैया, अनूपगढ़ बन जाएगा। ए से अनूपगढ़, समझ गए? हो सकता है अभी आपको थोड़ा छोटे लिख रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ा काम है, फिर जूम करके आपको बताऊंगा। ए से अनूपगढ़, बी से बनेगा भाई साहब बरोर, बी से बनेगा बरोर, सी से बनेगा चक 84, सी से क्या बनेगा, चक 84। जिसको याद नहीं हो रहा है ना, अभी देखो सारी याद हो जाएंगी। डी से बनेगा डेरा, और टी से बनेगा तरखान वाला,
तरखान वाला। भाई साहब बहुत अच्छे से याद कर लो, तुरंत एक एक चीज याद कर लो, ये ध्यान रखना, एक एक चीज। हाँ, और भाई ये लाइक और शेयर कम क्यों है भैया, बताओ तुम, है पता है तुम्हें, एक एक पॉइंट पढ़ाने के दिमाग को सेट करके आया हूं कि बिल्कुल गजब का पढ़ाना है भैया, गजब का पढ़ाना है। लेकिन आप विद्यार्थियों को जोड़ो ज्यादा से ज्यादा, ठीक है ना। उससे एक ही बात है, होना जाना कुछ नहीं है। ऐसा नहीं कि आप विद्यार्थी ज्यादा जोड़ेंगे तो उससे भाई साहब कोई बहुत बड़ा तूफान मेरी जिंदगी में आ जाएगा, नहीं। थोड़ा सा क्या है कि ज्यादा नजर आते हैं ना तो अपने आप एक एनर्जी आ जाती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। अब ये गंगानगर की बातें सारी की सारी, ये जितनी भी बात करी ना, ये सब गंगानगर की है भैया। गंगानगर में ABCD सबसे पहले यही पढ़ो ना, ठीक है ना। बहुत बढ़िया चिंकी गोयल जी, समझ गया अब मैं बिल्कुल समझ चुका हूं। अनूपगढ़, बरौर, चकचौरासी, डेरा और तरखान वाला। बोलो आप लोगों के समझ में आ गई? आ गई तो नेक्स्ट चलते हैं हनुमानगढ़। कहां पर आ जाएंगे? हनुमानगढ़ पर चलते हैं भाई साहब। लो भैया, हनुमानगढ़ के अंदर क्या क्या है तो देखो आप, हनुमानगढ़ के अंदर एक तो देखने को मिलेगी कालीबंगा। कौन सी? कालीबंगा। एक देखने को मिलेगी कालीबंगा के अलावा पीली बंगा। नाम से ही पता लग रहा है, कालीबंगा, पीली बंगा, कालीबंगा, पीली बंगा। और ध्यान रखना, सर जी मुझे किसी ने नहीं बुलाया, खुद ही आ गई भटकते हुए। ओह माय गॉड, देविका मीणा जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना। हाँ चलिए, तो देखो आप यहां पर काली बंगा, पीली बंगा, और काला और पीला क्या होता है रे? अरे काला और पीला रंग होता है, तो बताओ क्या आ जाएगी? रंग महल। बोलो क्या आ जाएगी? काला और पीला क्या होता है? रंग होता है, तो रंग महल आ जाएगी। समझ गए? फिर देखो आगे, हनुमानगढ़ के बाद में नीचे चलोगे तो क्या आ जाएगा? चूरू। क्या आ जाएगा? चूरू। यहां पर कोई सभ्यता नहीं है भैया। फिर आ जाओगे झुंझुनू। अरे कहां पर आ गए? तो झुंझुनू के अंदर जाकर के आप किससे मिलोगे? तो झुंझुनू में आपकी मुलाकात होती है किससे? सुनारी से। किससे? सुनारी से मुलाकात होती है। मतलब कि सुनारी कहां है भैया? सुनारी झुंझुनू में है। नीचे चलना है पूरा पूरा, यहां से नीचे आएंगे, पहले ध्यान से सुनना। अब आप आ गए सीकर। सीकर आ गए भैया आप। कहां पर आ गए? अब आप सीकर आ गए। और सीकर के अंदर जो सभ्यता है, ध्यान से इधर देखना, सीकर में जो सभ्यता है वो आपके आ जाएगी गणेश्वर। याद रख लेना बहुत अच्छे से। सीकर में कौन सी है? सीकर में गणेश्वर। और झुंझुनू में कौन सी है भैया? झुंझुनू में सुनारी। और सीकर के नीचे क्या है? ये जयपुर है भाई साहब। सीकर के नीचे क्या है? जयपुर है। और जब बात जयपुर की आती है ना, तो जयपुर में देखो आप, जयपुर के अंदर सबसे इंपोर्टेंट बैराट। आप लोगों के सिलेबस के लिए काफी इंपोर्टेंट मामला, काफी इंपोर्टेंट मामला बैराट। बैराट के अलावा एक आपके आ जाएगी जोधपुरा। याद करो एकदम से, जोधपुरा। और एक आएगी नलियासर। बोलो कौन सी आएगी? नलियासर। सबसे पहले बताओ आप मेरे को, अरे सबसे पहले आप मेरे को बताओ कि गंगानगर में क्या फॉर्मूला? अरे गंगानगर में क्या फॉर्मूला, ठीक है ना। हाँ जी सर, बहुत ढूंढा। नीलेश भारद्वाज बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनो भाई साहब, गंगानगर में आपने क्या क्या लिखा? ए। सबसे पहले शुरुआत ही तो कर रहे हैं, ABCD के बिना शुरुआत ही नहीं। बचपन में भी है ना, और घर वाले यही बोलते हैं, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉय, यही करते हैं भैया। तो ये ध्यान रख लेना, गंगानगर में ABCD समझ गए? A फॉर अनूपगढ़, भूल जाओ एप्पल। B फॉर बरौर, C फॉर चकचौरासी, D फॉर डेरा, और T फॉर तरखान वाला। बात क्लियर? चलो साहब, फिर हनुमानगढ़ पे आओ। काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल। काली बंगा, काला पीला, काला और पीला क्या होता है? रंग होता है। तो काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल। काली बंगा मतलब काली चूड़ियां, पीली बंगा मतलब पीली चूड़ियां। पीली चूड़ियां आई बात समझ में? तो देखो आप, अब ये चूड़ियां आप किसके लिए लेकर के जाओगे? ये सुनारी के लिए लेकर के जाओगे। और सुनारी कहां मिलेगी भैया? झुंझुनू में। आई बात समझ में? और सीकर के अंदर क्या है? गणेश्वर। जयपुर में सबसे इंपोर्टेंट बैराट। एक जोधपुरा। नाम जोधपुरा है तो जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। नाम जोधपुरा है तो ध्यान रख लेना, जयपुर में है। और एक नलियासर। कौन से सर? नलियासर। वो नलियासर भी कहां पढ़ाते हैं? जयपुर में ही पढ़ाते हैं भाई, ठीक है ना, जयपुर में ही पढ़ाते हैं। फिर जयपुर के नीचे क्या है भाई? ये टोंक है। बोले ये क्या है भाई साहब? ये टोंक है, ध्यान रखना। अब टोंक में कौन कौन सी सभ्यताएं हैं? तो टोंक में भी देखो आप, अरे टोंक के अंदर, टोंक को एक नाम दे दो आप तो, रेड नगर।
अरे रेड नगर किसको कहोगे? अरे रेड नगर किसको कहोगे रे? बोले गुरुजी जब भी रेड नगर आएगा ना सीधे टोंक को कहेंगे। किसको कहोगे? टोंक को कहेंगे। रेड और नगर दोनों अलग अलग हैं, याद रखने के लिए रेड नगर किसको बोलो? टोंक को बोलो। समझ गए? फिर आ जाओ इसके बाद में भाई साहब इधर देखो, नगर, नगर कहां पर है? अरे नगर कहां पर है? तो नगर टोंक में है, लेकिन नगरी कहां पर है? नगरी चित्तौड़गढ़ में है। ये रहा भाई साहब आपके चित्तौड़। ये कौन सा आ गया आपके? चित्तौड़। और चित्तौड़ के अंदर आपके क्या आ जाएगा? चित्तौड़ में देखने को मिलेगी आपको नगरी। बोलो क्या मिलेगी? नगरी। अरे बूंदी, ये बूंदी रहा आपके, ये आपके बूंदी। और बूंदी के अंदर हाँ नगर कहां है? अरे नगर कहां है? बोले नगर टोंक में। अरे नगर कहां है? टोंक में। नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। नगरी कहां है? चित्तौड़गढ़ में। ध्यान रख लेना। बूंदी के अंदर, बूंदी के अंदर एक तो विशेषकर ध्यान रखना गरदड़ा। बोलो क्या आ जाएगी? गरदड़ा। गरदड़ा, ठीक है ना? तो गरदड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, एलडीसी में प्रश्न भी आया हुआ है। गरदड़ा सारी बातें मैं बताऊंगा। ये भारत का टाटा नगर मीणा जी, ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? वो नगर स्थान है, भरतपुर में जो है वो नगर स्थान है भैया। गरदड़ा बूंदी के अंदर है। गरदड़ा कहां पर है? बूंदी के अंदर है, ठीक है। और फिर देखो बूंदी के बाद में ये क्या है भाई साहब? अरे ये क्या है? बोले ये तो कोटा है। ये क्या है? ये कोटा है भाई साहब। और कोटा के अंदर कौन सी आ जाएगी? अलनिया। कोटा में कौन सी आएगी? अलनिया। और ये झालावाड़ के अंदर है खानपुरा। झालावाड़ में खानपुरा, ये ध्यान रखना, खानपुरा झालावाड़ के अंदर है। समझ में आई क्या बात? यहां से शुरू होकर यहां तक आ गई, यहां से शुरू होकर यहां तक आ गए। बताओ फटाफट से। अरे बूंदी में क्या? गरदड़ा। बूंदी में क्या? गरदड़ा। और कोटा के अंदर अलनिया। कोटा के अंदर अलनिया। और ध्यान रख लेना झालावाड़ में खानपुरा। झालावाड़ में खानपुरा। अभी मैंने बताया था अलवर, ये रहा भाई साहब अलवर। ये अलवर, अलवर है भाई साहब ये। और अलवर के अंदर कौन सी है? अभी अभी मैंने बताया था डाडीकर। दिख रहा है क्या भाई साहब? नहीं दिख रहा तो लो साहब डाडीकर। और सही लिख देता हूं मैं इसको। ये अलवर के अंदर आपके आ जाएगी डाडीकर। अच्छा जी, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, हो सकता है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूं थोड़ा सा। हाँ जी, तो अलवर के अंदर जो आपके आएगी वो कौन सी है? डाडीकर। ये डाडीकर सभ्यता स्थल कहां पर है? अरे डाडीकर सभ्यता, हाँ तिपटिया भी है। देविका मीणा लो साहब, कोटा के अंदर तिपटिया भी आ जाएगा। कोटा के अंदर तिपटिया भी है, ये ध्यान रखना। हाँ अब देखो डाडीकर आ गया ना। और ये क्या है आपके? भरतपुर। भाई साहब ये क्या है आपके? ये भरतपुर है। बोले तो भरतपुर के अंदर एक तो दर, एक बयाना, सब इंपोर्टेंट है भाई साहब, एक नोह और एक मलाह। ये चारों आपके भरतपुर में। दर, बयाना, नोह, मलाह। दर, बयाना, नोह, मलाह। आ गई बात समझ में? ये विशेषकर ध्यान रख लेना, ठीक है ना? दर, बयाना, नोह, मलाह। समझ गए क्या? बोलो कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है क्या? चलो साहब, ये सवाई माधोपुर है। आपको याद होने चाहिए ये, मेरे को तो याद है। सवाई माधोपुर में कोल माहोली। कोल माहोली, ध्यान रखना। सवाई माधोपुर के अंदर लिख लो कोल माहोली। हाँ पता नहीं, अच्छा पीले रंग से लिखो भाई, बहुत बढ़िया भैया। सारी चीजें आपको दिख रही है। अभी जूम करूंगा ना तब समझ में आ जाएगा और अच्छे से। जब जूम करूंगा तो आप चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। समझ गए मेरी बात? अभी आप इनको यूं याद कर लो। एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? अरे एक बार फिर से रिपीट कर दूं क्या? फटाफट से बोलो, आप कहो तो कर दूं क्या? हाँ बताओ, देखिए आप कहोगे तो फिर से एक बार याद करा दूंगा तुरंत। बताओ देखिए, फटाफट से बताओ, आप कहोगे तो तुरंत याद करा दूंगा मैं तो। जल्दी बताओ फटाफट से, आप क्या चाहते हो? जल्दी बताओ फटाफट से। आप कहो तो तुरंत बोलो, फटाफट बोलो आप लोग। कर दो रिपीट? हाँ तो याद करना यहीं की यहीं, काहे को आगे की टेंशन लेनी। फटाफट बोलो। गंगानगर में क्या? ABCDT। ABCDT। A फॉर अनूपगढ़, B फॉर बरौर, C फॉर चक 84, D फॉर डेरा और T फॉर तरखान वाला।
फिर हनुमानगढ़ में रंग है, वहां तो रंग कौन कौन सा, काला और पीला, काली बंगा, पीली बंगा, रंग महल। अब भाई साहब काली बंगा, काली चूड़ियां, किसके लिए चूड़ियां? सुनारी के लिए। और सुनारी कहां मिलेगी? झुंझुनू में। और भाई साहब सीकर में गणेश्वर, जयपुर के अंदर बैराट, जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। लेकिन नलिया सर कहां पढ़ाते हैं? नलिया सर जयपुर में पढ़ाते हैं, नलिया सर जयपुर में पढ़ाते हैं। ध्यान रखना, नीचे उतरो, टोंक को क्या कहोगे? रेड नगर। अगर नगर टोंक में है तो नगरी कहां है? नगरी चित्तौड़गढ़ में है। नगरी कहां है? रुक्मणी जी बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है ना सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, हम भी सब कुछ छोड़कर पढ़ते हैं, बिल्कुल अपना काम ही पढ़ना और पढ़ाना है भाई, ठीक है ना। और बूंदी, बूंदी क्या? गधेड़ा। गधेड़ा कौन? बूंदी। देखो कोई दिल पे मत ले जाना, मैं केवल याद कराने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है ना। और कोई दिल पे ले जाए तो भाई साहब उसको बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा उससे। गधेड़ा कौन? बूंदी। याद करना है। गरदड़ा, गरदड़ा। और भाई साहब कोटा के अंदर ध्यान रख लेना, अलनिया और तिपटिया, अलनिया और तिपटिया। और झालावाड़ में खानपुरा। चलो काम खत्म। अलवर बोलो, अलवर में डाडी कर, अलवर में डाडी कर भैया, अलवर में डाडी कर। बहुत बहुत धन्यवाद रूबी खान जी, ठीक है ना। फिर भरतपुर में चार, भरतपुर में क्या? चार है भरतपुर के अंदर, ठीक है ना। आई बात समझ में? क्या क्या है? देखो, बनो, ठीक है ना, क्या कह रहा है? बनो दम, बनो दम, याद कर लो नहीं हो तो, ठीक है ना। दम बनो, यूं याद कर लो, दम बनो। दै से दर, मैं से मला, बै से बयाना और नो से नोह। समझ गए? फिर आ जाओ, ये सवाई माधोपुर में क्या है? कोल माहोली। बाकी जहां नहीं लिखी वहां नहीं है भैया। अब आओ इधर, इधर वाला मामला, इधर वाला मामला भाई साहब याद करो। सावणिया, सावणिया, सावन कहां आया? बीकानेर में। ओले कहां गिरे? जैसलमेर में। ओले कहां गिरे? जैसलमेर में। बरसात आ रही है भैया, फसल उगेगी। कौन सी फल, कौन सी फसल? तो ये ध्यान रख लेना, तिल की। तो तिलवाड़ा। तिल कहां पर उगे? तिल उगे भाई साहब जोधपुर के अंदर। और सावन का महीना है तो मन तो डोलेगा ना। और मन कहां डोलेगा? जोधपुर में मंडोर, जोधपुर में मंडोर। भाई साहब मन डोलेगा तो घूमने की इच्छा होगी। सावन का महीना, मन डोल रहा है तो मन डोलेगा तो घूमने की इच्छा होगी। और घूमने की इच्छा कहां? सिरोही के अंदर। अरे भाई साहब सिरोही के अंदर किसके साथ में डोलोगे? चंद्रावती के साथ में। अरे सिरोही में किसके साथ डोलोगे रे? तो सिरोही में चंद्रावती के साथ में। स्थान का नाम नहीं लिख रहा हूं, ये तो आपको पता होगा भाई साहब। सिरोही में किसके साथ में डोलोगे? चंद्रावती के साथ में डोलोगे। चंद्रावती के साथ कहीं पर भी डोल, मगर पाली में ना डोल। चंद्रावती के साथ कहीं पर भी डोल, मगर पाली में ना डोल। याद कर लेना तुरंत। आ गई बात समझ में? तुरंत याद कर लेना भाई साहब। सावन कहां पर आया? बीकानेर में। अरे सावन कहां पर आया? बीकानेर में। भाई साहब ओले कहां पर गिरे? सावन में बारिश। ओले कहां पर गिरे? ओले गिरे जैसलमेर में। तिल कहां पर उगे? तिल उगे बाड़मेर में। बरसात का टाइम है, सावन के महीने में मन डोलेगा। मन कहां डोलेगा? तो मन डोलेगा भाई साहब जोधपुर में। मन डोलेगा तो घूमने की इच्छा होगी। किसके साथ में घूमने की इच्छा होगी? चंद्रावती के साथ। कहां घूमने जाओगे? सिरोही में घूमने जाएंगे। चंद्रावती के साथ कहीं पर भी डोल, मगर पाली में ना डोल। क्योंकि पाली में कौन सी सभ्यता है रे लाडलो? पाली में नाडोल सभ्यता है। समझ गए ना आप मेरी बात को यहां पर? हाँ, बीकानेर में डाडा थोरा भी होगी, बिल्कुल। सोथी भी है ऐसे तो, और बताऊंगा मैं, आप चिंता काहे को करते हो? सोथी भी है, पुंगल भी है, पुंगल भी है। इंपोर्टेंट बता रहा हूं अभी थोड़ा सा, ठीक है ना। ऐसे ही देखो यहां पर सोनू क्षेत्र भी है, सोनू एवं पारवार क्षेत्र भी है, सोनू एवं पारवार। आ गई बात समझ में? बताओ कोई दिक्कत है क्या? अरे कोई दिक्कत है? अब कोई पूछे नाडोल कहां है, कभी नहीं भूलोगे। चंद्रावती के साथ कहीं पर भी डोल, मगर पाली में नाडोल। समझ गए ना भाई? चलो साहब इधर का भी मामला क्लियर हो गया। अब आ जाओ इधर क्या बच रहा है। एक तो ये बच रहा है भाई साहब नागौर। ये नागौर बच रहा है ना, तो नागौर में लिख ही लो फिर। एक तो कुराड़ा, एक तो कुराड़ा लिख लो नागौर के अंदर, एक जायल लिख लो। कुराड़ा और जायल ये नागौर में लिख लो आप दोनों, ठीक है ना। ये ना याद करने के लिए कोई भी तरीका हो अपने को अपनाना चाहिए भैया, याद होना चाहिए कुल मिलाकर के। फिर आ जाओ इधर और अजमेर। अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर। कुछ के नाम में वैसे लिख रहा हूं डायरेक्ट, जिला आप देख लेना। ये भाई साहब भीलवाड़ा है। क्या है ये? भीलवाड़ा। इसके लिए जगह कहां है मेरे पास? चलो कोई ना, मैं कोशिश करता हूं। भीलवाड़ा के अंदर देखो, भीलवाड़ा के अंदर एक तो ओजियाना,
ओ जी आना, ये ध्यान रखना, कहते हैं ना महिलाएं बुलाती हैं अपने पति को, ओ जी आना, कहां पर आना, भीलवाड़ा में आना, ओ जी आना, ओ जी आना। और एक ध्यान रखना, भीलवाड़ा में बागोर, भीलवाड़ा में क्या आ जाएगी, बागोर, ये ध्यान रख लेना। ओ जी आना और बागोर दोनों कहां है, भीलवाड़ा। राज संबंध में गिलुंड, गिलुंड, राज संबंध में गिलुंड, बच गया मैन, ये तीनों छोड़ दो भाई साहब, नीचे के डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर बच रहा है भाई साहब, इंपोर्टेंट है उदयपुर, आ जाओ भाई साहब, बचने नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं भाई साहब। तो उदयपुर के अंदर एक तो आहड़, क्या लिखना, आहड़, समझ गए, उदयपुर के अंदर आहड़, आहड़ के अलावा बालाथल, और बालाथल के अलावा ईसवाल, ईसवाल, आई बात समझ में, ठीक है ना। कैसे याद किया, ई बाला आ, ई बाला आ, साम आ गई बात समझ में, ई बाला आ, मतलब ई मतलब ईसवाल, बाला बालाथल, आ मतलब आहड़, ठीक है। ये पूरा चार्ट मैंने आपके यहां पर बना दिया। अब आप बोलो, आप लोगों को एक बार, अच्छा झाड़ोल, झाड़ोल भी है उदयपुर के अंदर वो, ठीक है ना। अभी मैं एक बार जो इंपोर्टेंट बता रहा हूं, क्योंकि झाड़ोल का नाम तो क्या होता है कि जनजातियों में भी आ जाता है। ऐसा तो देखो भीलवाड़ा में बांका गांव भी है, उसका भी नाम आ जाता है चित्रकला के अंदर, तो वो कुछ चीजें वहां भी याद हो जाती है, जो याद नहीं होती ना, वो मैं यहां पर आपको बता रहा हूं। फटाफट से एक बार क्लियर करना भैया, फटाफट से एक बार क्लियर करो। और ये लाइक करने वालों की संख्या बहुत कम है भाई साहब। वैसे तो दिख रहा है ना आप लोगों को, क्लियर दिख रहा है भाई साहब, मेरे को भी क्लियर दिख रहा है, जूम करने की जरूरत ही नहीं है वैसे तो, है ना। आई बात समझ में। चलो तो देखो, फाइनल रिपीट, फाइनल रिपीट कर रहा हूं, फाइनल, फिर कालीबंगा सभ्यता पे चलेंगे अपन, इंपोर्टेंट सभ्यता है। फाइनल रिपीट कर रहा हूं, बोलो गंगानगर, ए बी सी डी टी, ए फॉर अनूपगढ़, बी फॉर बरूर, सी फॉर चकचौरासी, डी फॉर डेरा, टी फॉर तरखानवाला। हनुमानगढ़ पे काला पीला रंग, कालीबंगा, पीलीबंगा, रंग महल। काली चूड़ियां किसके लिए लेकर के जाओगे, सुनारी, सुनारी झुंझुनू। सीकर में गणेश्वर, जयपुर में एक तो बैराट, जोधपुर जो कि जोधपुर में नहीं है, जयपुर में है। और जयपुर में कौन से सर हैं, नलिया सर, कौन से सर हैं भाई साहब, नलिया सर हैं। कुमार गौरव मीणा करें, लाइक शेयर करो सभी राजी राजी से, हाँ। चलिए भैया, जयपुर के बाद में नीचे टोंक, टोंक को क्या कहोगे, रेड नगर, नगर टोंक में है तो नगरी कहां है, चित्तौड़गढ़। और फिर बूंदी क्या, गधेड़ा मतलब गर्दड़ा, गर्दड़ा। तो भाई साहब कोटा में क्या, चंद्रावती झालावाड़ में भी है, मनोज शर्मा चंद्रावती झालावाड़ में भी है, जिसका संबंध इंदिरा गांधी से है। वो आप मुझ पे छोड़ दो, सब बातें मैं आपको बता के चलूंगा, ठीक है ना। हाँ भाई साहब, कोटा में अलनिया और तिपटिया, और झालावाड़ में खानपुरा। एक पोर्शन खत्म, दूसरा शुरू। भरतपुर के अंदर, अच्छा अलवर में डाडीकर। भरतपुर में क्या बताया था, दम, बनो, दै से दर, मैं से मलाह, बै से बयाना, नो से नोह। समझ गए, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विजेंद्र कुमार, अभी थोड़ा सा आज पहली क्लास है ना, एक बार आपका रिदम सेट हो जाएगा, फिर मैं स्पीड भी बना लूंगा, ठीक है। एक बार वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सवाई माधोपुर में कोल माहौली, इधर आ जाओ फटाफट से। सावन कहां आया, बीकानेर, सावनिया, ठीक है। ओले कहां गिरे, जैसलमेर। तिल कहां उगे, बाड़मेर। और भाई साहब मन कहां डोला, जोधपुर। मन डोला तो कहां घूमने जाओगे, सिरोही। और सिरोही में किसके साथ, चंद्रावती, चंद्रावती के साथ कहीं पर भी डोल, मगर पाली में ना डोल, ठीक है ना। एक है भाई साहब, ये रह गया जालोर। जालोर के अंदर भीनमाल, जालोर में भीनमाल, ठीक है ना। इसलिए क्या है, मैं रिपीट कराता हूं तो थोड़ा सा मेरे को भी पता लग जाता है, कोई रह तो नहीं गया। इधर आ जाओ फटाफट। नागौर में कुराड़ा और जैल, अजमेर में बूढ़ा पुष्कर, और बागोर ओजियाना ये भीलवाड़ा में है, गिलुंड आपके राजसमंद में है। उदयपुर में क्या बताया था मैंने, आहड़, बालाथल और ईसवाल। एक स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फिर आगे बढ़ता हूं भैया। एक स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत फटाफट से, फिर अपन आगे बात करेंगे। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, ले लिए भाई। चलो तो आगे बढ़े इसके अंदर। हाँ जी भाई साहब, चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। अब आती है अपने बीच में कौन सी सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। अच्छा दिखाई नहीं दे रहा क्या, लो एक बार भाई साहब, जिसको नहीं दिख रहा ना तो भाई ठीक है, एक काम करना, बाद में वीडियो खत्म होने के बाद थोड़ी सी देर पर इसको हाई क्वालिटी पे चला देना, इसका केवल इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। चलो भैया, कालीबंगा सभ्यता। सबसे पहले अपने पास में यहां पर एक शब्द आता है कालीबंगा। कौन सी सभ्यता के बारे में अपन बात कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं यहां पर कालीबंगा सभ्यता के बारे में।
कालीबंगा सभ्यता के बारे में अपन बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल शांता सालवी जी। अब ये जो कालीबंगा है ना, हाँ ठीक है ना, प्रश्न नहीं है क्या टॉपिक के साथ? देखो मैं आपको फिर एक बात बता देता हूं, अपना जो प्रश्नों का क्रम है ना, वो मैंने ऐसे डिसाइड किया है कि आप लोगों को सही लगे, आप लोगों के फायदे की चीज हो। आज मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं, कल क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। कल मैं क्या करूंगा, इसके क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और उसी के साथ में आगे भी पढ़ाऊंगा। 20 क्वेश्चन डेली के मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूं, 20 क्वेश्चन डेली के, ठीक है ना, ये मैं आपके लिए कर रहा हूं। आप बस क्या करना, दबा कर लाइक और शेयर, और कुछ नहीं, ठीक है ना। हाँ देखो कालीबंगा सभ्यता, अब ये जो कालीबंगा है ना, ये परीक्षा के अंदर पूछा गया प्रश्न है कि कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है, ठीक है ना। कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? तो भाई साहब कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? तो ये जो कालीबंगा है ना, ये आपके सिंधी भाषा का शब्द है। बहुत अच्छे से याद रखना, कालीबंगा कौन सी भाषा का शब्द है? कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है भाई साहब। कौन सी भाषा का शब्द हो जाएगा? कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द हो जाएगा, ये आप ध्यान रखना। अब सुनो, अगर ये सिंधी भाषा का शब्द है तो इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या निकल करके आता है? ये जो कालीबंगा है ना, इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? तो कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियां। बोलो क्या हो जाएगा? तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा भैया काली चूड़ियां। सुनो मेरी बात आप लोग यहां पर, ठीक है ना, सुनो मेरी बात आप लोग यहां पर, बहुत अच्छे से याद रखना। जो मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूं ना, एक एक चीज को ध्यान रखना, कुछ नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। कालीबंगा, कालीबंगा सिंधी भाषा का शब्द है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियां। सबसे पहली बात तो ये निकल करके आती है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता है, इस कालीबंगा सभ्यता की स्थिति क्या है भाई साहब? लो भैया, कालीबंगा सभ्यता की स्थिति क्या है? और जब स्थिति की आयरन हैमर पूछ रहा है सर राजवंश कब करवाओगे, आपने कहा था पर आपने वह करवाया। सभ्यता के बाद में राजवंशी आएंगे भैया आयरन हैमर जी, ठीक है ना। सर सिंधी पंजाबी में ही आते हैं ना? नहीं, अलग है, ये थोड़ा मामला ही अलग है, ठीक है ना। देखो आप यहां पर स्थिति क्या है, सबसे पहले आप याद रखो भाई साहब, कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़ जिले में। ये जो कालीबंगा है ना, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कौन से जिले के अंदर है भाई, तो ये आपके हनुमानगढ़ जिले में है, समझ गए। अब एक और बात सुनना, मैंने कहीं ना कहीं ये प्रश्न देखा था, कि मुख्यालय से दूरी और दिशा पूछ ली थी भाई साहब। हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से, सुनना, हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में कौन सी दिशा में बात कर रहा है भाई साहब? दक्षिण पश्चिम में 30 किलोमीटर दूर। दक्षिण पश्चिम में कितने किलोमीटर दूर है? 30 किलोमीटर दूर आपके ये सभ्यता स्थल स्थापित है, समझ गए। मैंने बोला ना एक एक पॉइंट बता के चलूंगा। तो जिला मुख्यालय से कौन सी दिशा में है? जिला मुख्यालय से दक्षिण पश्चिम में है। कितने किलोमीटर की डिस्टेंस पर है? तो भाई साहब 30 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है, समझ गए आप मेरी बात यहां पर, ठीक है। देखो आप इधर कौन से जिले में? हनुमानगढ़ जिले में। और हनुमानगढ़ जिले में भी कौन सी नदी के किनारे है? कौन सी नदी के किनारे भाई साहब? तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। अरे घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या है? सरस्वती। और ऋग्वेद के अंदर इसको क्या नाम दिया गया है? ऋग्वेद में नाम दिया गया है दृशद्वती। और वैदिक काल में इसको क्या कहा गया है? वैदिक काल में इसे नदी तमा कहा गया है। और ध्यान रख लेना, इसको वैदिक काल में अंबे तमे भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंबे तमे भी कहा जाता है। भाई साहब ये देखो, इंडियन हिस्ट्री की भी बात हो रही है, साथ के साथ इंडियन हिस्ट्री की भी बात हो रही है। हाँ जी, अपूर्वा जी पूछ रही है सर क्लास कब से स्टार्ट होती है? सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। सुबह 8 बजे, शाम को 7 बजे। समझ गए मेरी बात यहां पर? एक तो घग्गर नदी, सरस्वती, दृशद्वती, नदी तमा और अंबे तमे भी कहते हैं। और पाकिस्तान में तो इसके बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं? हकरा। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? हकरा कहते हैं। चलिए साहब, कोई दिक्कत इसके अंदर? अभी स्थिति भी बताऊंगा, फटाफट से पहले ये क्लियर कर लो भैया, फटाफट से ये क्लियर करो जो मैंने यहां पर लिखा है, तुरंत क्लियर करो। हाँ, और थोड़ा साथ दिया करो, बस ये ध्यान रख लेना, साथ पूरा चाहिए मेरे को आपका।
गजब तरीके से पढ़ा दूंगा, बस आप लोग थोड़ा सा साथ देते चलना। हाँ बिल्कुल सब पढ़ाऊंगा, सब पढ़ा दूंगा, ये ध्यान रखना। अब आगे देखो भाई साहब, ये अपना राजस्थान की स्थिति, ये लेने के पीछे कारण क्या है, थोड़ा सा नदी के बारे में मेरे को आपको बताना है भाई साहब। ये अपने पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी है भाई साहब, ये तो ये शिवालिक की पहाड़ियां हैं। ये कौन सी पहाड़ी है भैया, ये शिवालिक की पहाड़ी है, ये ध्यान रख लेना। ये कौन सी पहाड़ी हो गई, ये आपके शिवालिक की पहाड़ी हो गई। इस शिवालिक की पहाड़ी पर, इस शिवालिक की पहाड़ी पर बरसात का पानी जब गिरता है तो वो गिर करके अपने मैदानी भाग में आ जाएगा भाई साहब। और ये मैदानी भाग में जहां पर आता है उस स्थान का नाम क्या है, कालका। और ये कालका कहां पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है भाई साहब। गग्गर नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं, थोड़ा सा गग्गर नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं। हाँ बिल्कुल अमानत जी, बिल्कुल गग्गर नदी के बारे में पढ़ा रहा हूं। शिवालिक की पहाड़ी, शिवालिक की पहाड़ियों से ये नदी निकल करके और सीधे पहले कौन से स्थान पर आती है, तो ये कालका नामक स्थान पर आती है। कालका नामक स्थान पर आती है। शिशुल कुमार शर्मा कह रहे हैं कि ये कौन पागल है जिसने डिसलाइक किया है। कोई बात नहीं, ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, विपक्ष का होना बहुत जरूरी है, ध्यान रखना। आई बात समझ में, तानाशाह नहीं बनना अपने को। देखो आप यहां पर कालका आपके हिमाचल प्रदेश, फिर कालका से ये आगे बढ़ेगी, और जब कालका से आगे बढ़ेगी तो ये आपके कहां पहुंच जाएगी, ये आपके पंजाब में पहुंच जाएगी। हालांकि मेरे को थोड़ा सा यूं लाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो और थोड़ा सा जब ये आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के बाद में ये नदी आपके कहां जाएगी, ये नदी आपके, और ये जो भाई साहब हरियाणा में आ गई। कहां पर आ गई है, ये हरियाणा में आपके आ चुकी है भाई साहब। गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र देख लेना आप, बहाव क्षेत्र देख लेना। हाँ जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश से पंजाब, पंजाब से हरियाणा और राजस्थान में प्रवेश करा दो भैया। राजस्थान में जहां से प्रवेश करेगी ना, वो प्रवेश क्षेत्र आपके क्या कहलाएगा, वो आपके कहलाएगा टिब्बी क्षेत्र। बोलो क्या कहलाएगा, तो वो आपके टिब्बी क्षेत्र कहलाएगा। और ये जो टिब्बी क्षेत्र है ये आपके कहां पड़ता है, हनुमानगढ़। और इसी टिब्बी क्षेत्र से 25 किलोमीटर की दूरी पर आपके राजस्थान की सबसे निचले स्तर की झील है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है, हाँ देखो वो क्या है, हाँ बिल्कुल 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 ऐप पर क्लास थी। हाँ जी बिल्कुल, फटाफट से ध्यान देना। सुनो भाई साहब, शिवालिक की पहाड़ी से कालका, फिर पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में सबसे पहले कौन से जिले में प्रवेश करेगी, कौन से जिले में प्रवेश करेगी, तो ये भाई साहब हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ में भी टिब्बी क्षेत्र। एक बात याद कराऊं आपको, आप याद रखना, बीकानेर के एक शासक थे सरदार सिंह, जिन्होंने 1857 की क्रांति के समय अपनी रियासत से बाहर जाकर के अंग्रेजों की सहायता की थी। परीक्षा के अंदर प्रश्न पूछ लेना कि राजपूताना का एकमात्र शासक, राजपूताना का एकमात्र शासक जिसने अपनी रियासत छोड़कर बाहर जाकर अंग्रेजों की सहायता की 1857 की क्रांति में, तो सरदार सिंह, महाराजा सरदार सिंह। और उस महाराजा सरदार सिंह से खुश होकर के अंग्रेजों ने और महाराजा सरदार सिंह को टिब्बी क्षेत्र के 41 गांव दिए। कितने गांव दिए, 41 गांव दिए। समझ गए मेरी बात, ध्यान रखना ये बात, आप ये विशेष कर ध्यान रखना। समझ गए ना आप मेरी बात को। तो तलवाड़ा झील आपके टिब्बी क्षेत्र, तिलवाड़ा, अरे तलवाड़ा झील आपके हनुमानगढ़ में है। तिलवाड़ा ये सभ्यता स्थल है जो कि आपके बाड़मेर में है। और तलवाड़ा एक स्थान भी है बांसवाड़ा में जहां त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है, जहां पर त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर है। आगे बढ़ाओ ना, तो हनुमानगढ़, जब इसके अंदर बहुत तेज पानी आता है तो गंगानगर, और जब इसमें बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आते ये नदी कहां चली जाती है भाई साहब, पाकिस्तान में चली जाती है। और पाकिस्तान में ये जाकर के कहां गिरेगी, पाकिस्तान में ये जाकर के, और एक स्थान है जिसका नाम क्या है, फोर्ट अब्बास। क्या नाम है, फोर्ट अब्बास। ये कहां पड़ता है, पाकिस्तान। मतलब कि ये नदी निकलती कहां से है, ये नदी निकलती शिवालिक की पहाड़ियों से है और जाकर कहां गिरती है, फोर्ट अब्बास पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसके क्षेत्र को, बहाव क्षेत्र को क्या कहते हैं, हकरा।
हकरा कहते हैं। इधर राजस्थान में इसको क्या कहते हैं? राजस्थान में इसको नाली या पाट कहते हैं। क्या कहते हैं? नाली या पाट कहते हैं, ध्यान रखना। और ये कौन सी नदी है भाई साहब? घग्गर नदी। बोलो कौन सी? घग्गर, या इसको सोतर भी कह सकते हैं, इसको वाहिद भी कह सकते हैं। कितने नाम लोगे तुम मेरे से? इसको मृत नदी भी कहते हैं, ध्यान रखना। इसको लेटी हुई नदी भी कहते हैं। बोलो क्या कहते हैं? लेटी हुई नदी भी कहते हैं। और इसको राजस्थान का शोक भी कहते हैं। तुम बताओ भाई क्या चाहते हो मेरे से? अब बोलो तुम क्या चाहते हो मेरे से? एक एक चीज मैं तुम्हें बता रहा हूं, ठीक है ना। सर आप पूरी हिस्ट्री करवाओगे जब तो मैं नोट्स बना लूं? बिल्कुल पूरी करवाऊंगा। अपूर्वा जी काहे को टेंशन लेते हो? सारी बात मैंने आपको बताई कि नहीं बताई? बताओ, कुछ छोड़ रहा हूं क्या मैं? परीक्षा के अंदर प्रश्न आ जाए तो। हाँ, राजस्थान में अंतिम विलुप्त बिंदु अनूपगढ़ है भैया, ठीक है ना। तो ये आप विशेष कर ध्यान रख लेना। घग्गर, सोतर, वाहिद, मृत नदी, लेटी हुई नदी, राजस्थान का शोक, बहाव क्षेत्र नाली या पाट, पाकिस्तान में हकरा, ये सब किसके बारे में बात की गई है? बताओ भाई, समझ में आई क्या बात? यहां पर सर जी आपको दिल से सलाम। बताओ देखिए समझ में आई क्या बात आप तो, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, ठीक है ना। और अगर आप लोगों के समझ में आ रही है तो फिर मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आ रही छोटी सी, कि आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो भैया, ठीक है ना। आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं कर रहे हो? फिर ये बता दो थोड़ा सा मेरे को आप। हाँ, तलवाड़ा सबसे निचले स्तर की झील है। चलिए साहब, तो ये बात क्लियर, नदी के बारे में बता दिया आपको। हाँ, एक चीज और बताता हूं, ये जो सरस्वती नदी है ना, इसकी खोज का कार्य किसको दिया गया था? तो वी.एस. वाकणकर को दिया गया था, ये ध्यान रख लेना। एक अपने पुरातात्विक हैं वी.एस. वाकणकर। अरे भाई साहब क्या नाम बोला? वी.एस. वाकणकर। और वी.एस. वाकणकर को इसकी खोज का काम दिया गया था। कौन सी नदी की? सरस्वती नदी की खोज का। विलुप्त हो गई थी, जितना भी खोजा वी.एस. वाकणकर ने खोजा, ठीक है भाई। चलो, और इसी नदी के यहां पर हनुमानगढ़ जिले में दक्षिण पश्चिम में, ये दक्षिण ये पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा स्थल स्थापित है? तो ये आपके कालीबंगा। अब याद करो, कालीबंगा कौन से जिले में है लोगों? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है रे लाडलो। कौन से जिले में है? कालीबंगा हनुमानगढ़ में है। हनुमानगढ़ में कौन सी नदी के किनारे? घग्गर नदी के किनारे है, दक्षिण पश्चिम में है, मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है, ठीक है। हाँ जी, चलिए साहब क्लियर। अब आगे बढ़ता हूं मैं। इसके बाद में बात ये आती है कि इस कालीबंगा के बारे में, सबसे पहले कालीबंगा के बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला, ये जो कालीबंगा है इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी देने वाला कौन है भैया? बताओ, जिसको भी आता है ना तुरंत कमेंट करके बताओ, जिसको भी आता है तुरंत कमेंट करके बताओ, सबसे पहले जानकारी देने वाला कौन। फिर मैं पूछूंगा कि ये जो कालीबंगा है इसकी खोज किसने की, और उसके बाद में मैं आपसे पूछूंगा कि इसका उत्खनन करने वाला कौन था। तो ये 3 प्रश्न मेरे यहां पर बने। सबसे पहले बताओ भाई, हेमंत यादव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हेमंत यादव जी हमारे अजीज और भाई हैं भाई। आज हमारी ये तो हमारा सौभाग्य कि हमारी क्लास में जुड़े हैं, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत जी। चलिए भाई साहब, मैंने अरे भाई साहब मनोज शर्मा जी यही तो गलती कर दी। सबका उत्तर यहां पर अमलानंद घोष दिमाग में इधर से चारों तरफ से एक ही बात सेट है रे, एक ही बात सेट है, अमलानंद घोष। लेकिन अरे भाई साहब अनुप्रिया जी, आपको भी ग्रैंड सल्यूट। ऐसे प्रश्नों पर कोई उत्तर दे देता है ना, अपना तो दिल गार्डन हो जाता है भाई, ठीक है ना। हाँ, आरपीएससी स्टडी सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने तो इनको एकेडमी प्लेटफॉर्म पर ही देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो सुनो भाई साहब, सर्वप्रथम जानकारी देने वाला एलपी टेसीटोरी। बोलो क्या नाम आएगा? सबसे पहले जानकारी देने वाला एलपी टेसीटोरी। बहुत गजब का विद्वान था भाई साहब, बहुत गजब का विद्वान था एलपी टेसीटोरी। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के टाइम पर आया भैया, ये ध्यान रखना। इटली का था, उदीने इटली का। उदीने इटली लिख दूं क्या यहां पर आप लोग कहो तो? उदीने इटली का था, उदीने इटली से आया था एलपी टेसीटोरी। उसने सबसे पहले और कालीबंगा सभ्यता के बारे में जानकारी दी थी, केवल जानकारी। सबसे पहले ध्यान आकृष्ट किया था एलपी टेसीटोरी ने। अब याद रख लेना, केवल अमलानंद घोष से काम नहीं चलता है। अमलानंद घोष ने तो खोज की थी 1952 ईस्वी के अंदर। और 1952 में खोज करने वाले कौन थे? तो खोज करने वाले अमलानंद घोष। अब याद करो भाई साहब,
अमलानंद घोष। समझ गए मेरी बात को यहां पर, ठीक है ना? हाँ चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद मीना छोरा टारगेट। देखो भाई इधर, चलो साहब इसके बाद में देखो उत्खनन की बात करें, उत्खनन की बात करें तो उत्खनन हुआ था आपके 1961 से लेकर के 69 के बीच में। और उत्खनन करने वाले कितने आदमी थे रे कालिया, कितने आदमी थे? बोले 2 आदमी थे, दोनों का नाम बी से शुरू था, एक तो बीबी लाल और एक बी के थापड़, एक बी के थापर। ये ध्यान रख लेना। ऐसे कितने आदमी थे? 2 आदमी थे, ध्यान रखना। बीबी लाल मतलब ब्रजबासी, बीबी लाल का मतलब होता है ब्रजबासी लाल, और बीके का मतलब होता है बालकृष्ण। लो भैया एक एक चीज ध्यान रखना। सर्वप्रथम जानकारी देने वाला तो कौन? सर्वप्रथम जानकारी देने वाला एलपी टेसीटोरी, जो कि उदीने का था, और खोज 1952 के अंदर अमलानंद घोष ने करी, और उत्खनन 1961 से 69 बीबी लाल और बीके थापड़ द्वारा किया गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए भैया इसका। हाँ सर्वप्रथम कालीबंगा पर ध्यान दिया था, बहुत सही बात भैया। हाँ जी चलिए साहब आगे बात करें। इसके बाद में छोटी छोटी बातें हैं भाई साहब। देखो इसके बाद में कालीबंगा सभ्यता का अपने को क्या ध्यान होना चाहिए? समय ध्यान होना चाहिए, और समय के बाद में इसके उपनाम भी अपने को ध्यान होने चाहिए, इसके उपनाम भी अपने को ध्यान होने चाहिए। ये ध्यान रखना गुरुजी, 1-2 दिन में सबको पता चल जाएगा कि जाएगा, फिर आग लग कर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल सुशील जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू बी सर को प्रणाम, बहुत दिनों बाद दर्शन किए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, धन्यवाद। ठीक है ना, ये आप लोगों का प्रेम ही तो ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप जैसे विद्यार्थी मिले, मुझे ये मेरा सौभाग्य है। विजेंद्र ने सही उत्तर दे दिया। सर व्याख्या की जरूरत है क्या? मीना छोरा टारगेट भाई, बहुत गजब बात कर दी। ठीक है ना, समय देखो, समय यहां पर निकल करके आएगा 2350 ईसा पूर्व। भाई साहब ईसा पूर्व की बात है, ईसा पूर्व ध्यान रखना। ईसा के जन्म से पहले की घटनाएं ईसा पूर्व, और ईसा के जन्म की बाद की घटनाएं ईसवी। हम ईसवी में जी रहे हैं, जब ईसा का जन्म हुआ था उससे पहले ईसा पूर्व। ये उल्टा चलता है, 0 ये कैसे चलेगा? पीछे की तरफ चलता है ये, मतलब ये माइनस जो अपन कहते हैं ना, वहां से चल करके आया। 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये समय ध्यान रख लेना। किसके अनुसार? C14 के अनुसार। कार्बन डेंटिंग पद्धति है ये, C14 के अनुसार ध्यान रख लेना। कार्बन डेंटिंग पद्धति से पता लगाते हैं कि कौन सी चीज कितनी पुरानी है। हाँ आरपीएससी स्टडी सर जी, आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिला, आप लोग टाइप करो ना, उसमें मिल जाएगा ना, GK फिर लिखो ABHISHEK अभिषेक, और फिर KHANDAL, ये टाइप कर लेना भाई साहब, GK अभिषेक खंडल, इस पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। कार्बन डेंटिंग पद्धति के अनुसार 2350 से 1750। उपनाम क्या क्या हैं? एक तो इसको कहा जाता है दीनहीन बस्ती, क्योंकि यहां पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, बिल्कुल गरीबों टाइप मामला यहां पर देखने को मिला है, तो इसको क्या कहेंगे? दीनहीन बस्ती। समझ गए? फिर देखो इसके बाद में दूसरी बात, अच्छा कालीबंगा सभ्यता है ना, ये सिंधु सभ्यता का ही भाग है, सिंधु सभ्यता का एक स्थल है, इसलिए इसको क्या कहेंगे? सिंधु कालीन सभ्यता, सिंधु कालीन सभ्यता, या इसको कह सकते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता। सिंधु का नाम है ना, तो कालीबंगा को अपन क्या कह सकते हैं? सिंधु कालीन सभ्यता या हड़प्पा कालीन सभ्यता। अब बताओ सिंधु सभ्यता भाई साहब प्रागैतिहासिक काल की है या आद्य ऐतिहासिक काल की है? कमेंट करके बताओ मेरे को फटाफट। सिंधु सभ्यता कौन से काल की है? अरे सिंधु सभ्यता कौन से काल की है? प्रागैतिहासिक काल की है? बताओ फटाफट से बताओ ना, या फिर आद्य ऐतिहासिक काल की है? देखते हैं, देखें यहाँ पर किसका उत्तर सबसे पहले आता है। हाँ जी रुकमा विष्णोई बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं आप। अंजू हाँ जी, अच्छा क्लास में याद हो जाता है, बहुत बढ़िया भैया। काशी की सभ्यता इतिहास, अच्छा 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 अच्छा, बहुत बढ़िया। आद्य ऐतिहासिक सही उत्तर दिया है सबसे पहले, हाँ जी एंजल नेहा शर्मा, बहुत बढ़िया। तो ये ध्यान रख लेना, ये आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर? ये जो कालीबंगा है ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी है,
आद्य ऐतिहासिक काल मैंने आपको शुरू में ही बताया है, इसीलिए मैंने ये चीजें बताई थी। हाँ ध्यान रखना राजीव दीक्षित जी, बिल्कुल। और सिंधु सभ्यता कब की है? कांस्य युग की। तो अपन कालीबंगा को भी क्या कहेंगे? कांस्य युगीन सभ्यता भी कह सकते हैं। कोई भी प्रश्न आ सकता है। और सिंधु सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, तो इसको अपन क्या कहेंगे? नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। बोलो क्या कह सकते हैं? नगरीय सभ्यता भी कह सकते हैं। सुनो भाई साहब, मैं ये चीजें आपको इतना क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब प्रश्न आता है ना, निम्न में से कालीबंगा के संबंध में गलत कथन छांटिए, निम्न में से कालीबंगा के संबंध में गलत कथन छांटिए, तब भाई साहब धज्जियां उड़ जाती है। तो ये ध्यान रखना, कच्ची ईंटों के प्रयोग के कारण क्या कहा गया? दीनहीन बस्ती कहा गया, दीनहीन बस्ती कहा गया। सिंधु कालीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, हड़प्पा कालीन सभ्यता भी इसको कहते हैं, क्योंकि ये सिंधु के टाइम की है। सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है कालीबंगा, ठीक है। और सिंधु सभ्यता वो सभ्यता है जिसमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं लेकिन पढ़े नहीं जा सके, और जब लिखित प्रमाण मिलते हैं और पढ़े नहीं जा सकते तो वो आद्य ऐतिहासिक काल हो जाता है। तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है, ठीक है। और इस समय कांसे का प्रयोग किया गया, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। और ध्यान रख लेना, इसको नगरीय सभ्यता भी कह रहे हैं, नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। चलिए साहब, तो हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखिए आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट से लिखिए यहां पर। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, एक एक चीज नोट कर लो, अभी आपको और जोरदार बातें मैं बताने वाला हूं। हाँ, अरे छोरों, सर को फॉलो किया कि नहीं? सुशील कुमार यादव बोल रहे हैं, बोले अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, उसमें अपने फोन नंबर, जीमेल आईडी डालो, फिर ऊपर वो पूछता है आपका गोल क्या है, तो आरपीएससी सेलेक्ट करो, उसमें अभिषेक शर्मा ढूंढो और वहां जाकर के फॉलो जरूर करना। इतना सा मैं आप लोगों से चाहता हूं, कर दोगे ना ये काम? कर दोगे ना? वहां जाकर फॉलो करना। और रात 10 बजे एंट्री कर जाना, उसके अंदर क्लास है, फ्री में, फ्री क्लास है, ध्यान रखना। हाँ जी, बस थोड़ी सी बातें अभी और बताऊंगा देविका जी, ठीक है ना, थोड़ी सी बातें और बताऊंगा यहां पर। तो देखो आप इधर फटाफट से देखना यहां पर। चलिए साहब, इधर देखो, ये जो कालीबंगा में उत्खनन कार्य है, कालीबंगा में उत्खनन कितने स्तर तक किया गया? तो कालीबंगा में उत्खनन के 5 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले हैं? 5 स्तर। इसी के आधार पर अपन ने कालीबंगा को कितने भागों में बांटा भैया? 3 भागों में बांटा। यहां जो कालीबंगा से और पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ना, हाँ जी, कालीबंगा से जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ना, वो पुरातात्विक अवशेष, हाँ सुनो, जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं ना, वो कितने काल के मिले हैं? 3। अब सुनना आप यहां पर, एक तो मिले हैं प्राक हड़प्पा कालीन। हो सकता है थोड़ा सा आपके लिए बात टिपिकल हो, लेकिन भाई साहब परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मेरे को आपको बताना पड़ेगा। कालीबंगा से जो अवशेष मिले हैं, समझाऊंगा एक एक चीज को, समझाऊंगा, ये ध्यान रखना, छोड़ूंगा नहीं ऐसे कि यहां पर लिख करके छोड़ दिया। प्राक हड़प्पा कालीन एक मिले हैं, हड़प्पा कालीन, हड़प्पा कालीन, और एक ध्यान लिखना उत्तर हड़प्पा कालीन, उत्तर हड़प्पा कालीन। बोले गुरुजी नहीं समझ में आया, ये आपने क्या लिखा? कोई बात नहीं, अब सुनो मेरी बात, अब सुनना मेरी बात यहां पर। बोले गुरुजी समझ में नहीं आया कि ये आपने लिखा क्या? तो देखो कितने स्तर मिले हैं भाई साहब? 5 स्तर मिले हैं। यहां से जो अवशेष मिले हैं ना, वो 3 काल के हैं। हड़प्पा तो ये है, ये विकसित हड़प्पा है, बिल्कुल जो डेवलप हड़प्पा है ना, नगर वाली, वो ये है। हड़प्पा सभ्यता से पहले के, प्राक मतलब पहले का, तो ये प्राक हड़प्पा कालीन हो गया। और ये उत्तर मतलब जब हड़प्पा सभ्यता का क्या हो रहा था? पतन हो रहा था, तब के अवशेष हैं। तो कितने स्तर मिले हैं? 5। यहां पर जो अवशेष मिले हैं ना, वो हड़प्पा से पहले के भी हैं, हड़प्पा के समय के भी हैं, और जब हड़प्पा नष्ट हो रही थी ना, पतन हो रहा था, तब के भी हैं। तो इनमें से प्रथम स्तर और द्वितीय स्तर, ये तो हड़प्पा कालीन है। खुदाई का कार्य कितने स्तर पर किया गया भाई साहब? 5 स्तर पर। तो प्रथम और द्वितीय स्तर तो आपके प्राक हड़प्पा कालीन है, और बच गए जो तीनों, वो इसके अंदर आ जाते हैं, ध्यान रख लेना। तृतीय, चतुर्थ और पंचम स्तर वो आपके इधर आ जाते हैं, मतलब कि वो हड़प्पा
कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन है। तो ये जरूर ध्यान रखना, कितने स्तर, 5 स्तर। क्लियर करो फटाफट से इसको भी, फटाफट से इसको भी क्लियर करो। हाँ जी, हाँ सुन लो भैया, जब हड़प्पा विकसित हो रही थी, ये ग्रामीण वाला मामला है, बता देता हूं मैं, ये विकसित हो चुकी थी, मतलब कि ये नगर है, नगरीय है भाई साहब, और ये पतन है। ये क्या है? पतन है। अब तो समझ में आ गया भाई, अब तो समझ में आ गया भाई। कोई भी चीज होती है, मकान बनता है तो पहले तो और ढांचा ही बनता है ना, पहले कच्चा मामला होता है थोड़ा सा। तो ये ध्यान रखना, जब डेवलप हो रहा था तब ग्रामीण थी, जब डेवलप हो गई तो नगरीय हो गई, और फाइनली फिर पतन हो गया। सुशील कुमार यादव, ठीक है ना। सुशील जी कह रहे हैं सर जी इतना टाइम तो कालीबंगा खोजने में नहीं लगा जितना आपको ढूंढने में लगा। बहुत बढ़िया भाई, ठीक है ना, ये तो आपका प्रेम है भाई। देखो इसके बाद में अब जो मैं बात आपको यहां पर बताना चाह रहा हूं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मामला 3 स्टार प्रॉपर्टी है। कितनी स्टार प्रॉपर्टी है? 3 स्टार प्रॉपर्टी है। और सुनो भाई साहब, दशरथ शर्मा, माननीय दशरथ शर्मा जो कि हमारे एक विद्वान हुए हैं, इन दशरथ शर्मा ने और क्या कहा, इन्होंने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी किसको बताया है? तो दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया है। किसको बताया है? कालीबंगा को बताया है। भाई साहब इसको पुख्ता तरीके से नोट करना, पुख्ता तरीके से नोट कर लेना आप लोग इस बात को। अब सुनोगे थोड़ा सा आप मेरी बात को। सिंधु सभ्यता सुना है आप लोगों ने? नाम तो सुना ही होगा ना, सिंधु सभ्यता। पिग्गट करके एक बहुत बड़े विद्वान हुए, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सुनना, पिग्गट महोदय ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां बताया। हटाओ। दशरथ शर्मा ने सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी कालीबंगा को बताया, लेकिन सिंधु सभ्यता की लघु राजधानी लोथल जो कि गुजरात में है उसको कहते हैं लोथल। अमित शर्मा पूछ रहे हैं सर इसमें ईंटों का अनुपात भी तो है ना? अभी आएगा, अभी तो मैंने विशेषता ही शुरू नहीं करी। कालीबंगा मोस्ट पार्ट है, ठीक है ना। हाँ, इसके बाद में देखो एक और प्रश्न बनता है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद उत्तर आप लोग देंगे भारत में, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजे जाने वाला स्थल, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजे जाने वाला सबसे पहला स्थल कौन सा? फटाफट बताओ। मुझे तो कहीं नहीं ढूंढना सर। अच्छा जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ध्यान से सुन लेना फटाफट से। अच्छा, आप व्हाट्सएप पे जुड़े इसलिए आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बहुत धन्यवाद। हाँ देखो, अरे यही तो गलती कर दी हर्षित शेखावत, एंजल नेहा शर्मा, यही गलती कर दी। अनुप्रिया, बिल्कुल सही उत्तर अनुप्रिया का, फिर से एक बार ग्रैंड सैल्यूट भाई, ठीक है ना। हाँ चलो भाई फटाफट से, फटाफट फटाफट देखो अब उत्तर आने लग गए। मुकुल है, अनुप्रिया है, शिखा है, नंदलाल है, राजीव दीक्षित है। हाँ ये ध्यान रख लेना। अब आप लोग अगर कोई पहला पूछे ना तो अधिकतर लोग कालीबंगा कर देते हैं भाई साहब, नहीं उत्तर देना है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में खोजा गया प्रथम स्थल रोपड़ है, 1950 ईस्वी सबसे पहले रोपड़, और दूसरे नंबर पर आता है कालीबंगा। ये जो कुछ लोग लिखते हैं ना कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला स्थल कालीबंगा, गलत है भाई साहब। ये कालीबंगा राजस्थान, और भाई साहब ये 1952। अब बताओ मैं गलत हूं क्या? किताबों में साफ साफ लिखा है कि 1950 के अंदर कौन सा स्थल खोजा गया था, तो 1950 में रोपड़ पंजाब, रोपड़ पंजाब आएगा भाई साहब। और ध्यान रखना 1952 के अंदर कालीबंगा, तो कालीबंगा दूसरा है, कालीबंगा दूसरा है, पहला नहीं है, समझ गए? ठीक है ना, ये ध्यान रख लेना, इंपोर्टेंट प्रश्न। और ये किताबों में गलत लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहला स्थल है जो खोजा गया। ठीक है, फटाफट से इसको भी क्लियर करो, फटाफट से क्लियर करो, फिर इसके बाद में और पूछूंगा। छोटी छोटी बातें फटाफट बताओ। देखे अब देखो इधर बताओ, सिंधु सभ्यता का भारत में
सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल, उत्तर दो भाई साहब फटाफट से। सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, फटाफट बताओ। देखिए सिंधु सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? बहुत बढ़िया उत्तर दिया किसने? मनोज शर्मा, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के किनारे। यज्ञदत्त शर्मा ने 1950 में खोज की थी। हाँ, रोपड़ सतलज नदी के किनारे 1953 नहीं है, मीना चौरा टारगेट 1950 है। मुकुल ने उत्तर दिया सही। मुकुल ने गलत उत्तर वाला कौन है मेरे को ये देखना है। गलत उत्तर वाला कौन है? कोई नहीं है, सिंगल वन नहीं है। बहुत बढ़िया भाई साहब। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी है, ध्यान रख लेना, जो कि कहां पर है? हरियाणा में है भाई साहब। दूसरे नंबर पर आता है धोलावीरा। दूसरे नंबर पर आता है धोलावीरा, और ये धोलावीरा कहां पर है? ये गुजरात में है। तीसरे पर पहले कालीबंगा आता था, अब तीसरे पर आ गया कुंतासी। तीसरे पर पहले का बोल, ये भी तो बदल जाता है। बोले गुरुजी इतिहास भी कोई बदलता है क्या? अब भी खोज चल रही है, अब भी खोज चल रही है, ध्यान रखना। कुंतासी गुजरात में है। फिर ले सकते हो आप कालीबंगा। पहले क्या था? कालीबंगा तीसरा सबसे बड़ा स्थल था, अब नहीं है भाई साहब। कालीबंगा राजस्थान, समझ गए ना? सबसे टॉप पर कौन आएगा? राखी गढ़ी, ये ध्यान रख लेना। नहीं मीना छोरा टारगेट गलत। अगर मैं पूछूं आपसे, सुनना, मैंने भारत में नहीं लिखा, मैंने यहां पर लिखा सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल बताओ। देखें आप यहां पर मैंने भारत शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, मैंने भारत शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब उत्तर क्या दोगे? फटाफट से बता दो भैया, फटाफट से बता दो। मैंने तो भारत शब्द का यहां पर प्रयोग ही नहीं किया भैया, तुरंत बताओ। इंपॉर्टेंट मामला है भाई साहब, इसलिए पूछ रहा हूं सारा। और लाइक करो जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। हाँ, थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच इतना अच्छा पढ़ने के लिए। पढ़ने वाले नहीं हो तो हमारी कोई औकात ही नहीं है, ध्यान रखना। आप लोग पढ़ते हैं, आप लोग जिस दिन चाहेंगे ना कि नहीं तो मैं इस मंच पर खड़ा होने लायक नहीं हूं, ये विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों का प्रेम है जो यहां तक ले आता है। बहुत बढ़िया भैया। अरे गलत तो दो, कोई तो दो गलत, कोई तो दो गलत। हाँ दे दिया ना गलत, मोहन जोदारो। मैं समझ गया था ऐसा आएगा। तो दूसरा भी बताओ। अरे पहला तो आपने बता दिया, दूसरा बताओ। दूसरा भाई साहब, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है राखी गढ़ी, ध्यान रख लेना। और ये तो आर्किटेक्ट जो दिमाग, जो अपने आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है उसने भी माना है। आर्कियोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट है ना, उसने इसको जारी कर दिया है, उसकी साइट पर भी मिल जाएगा ये आपको, राखी गढ़ी। दूसरा बताओ भैया, राखी गढ़ी हरियाणा में है। दूसरा, अरे वाह अनुप्रिया, बिल्कुल सही उत्तर दे रही है अनुप्रिया जी। हाँ, मीना छोरा टारगेट कालीबंगा कैसे हो सकता है? वे सबसे बड़ा। हाँ, दूसरा बताओ फटाफट। अनुप्रिया बिल्कुल सही है आपका उत्तर, धन्यवाद है आपको। दूसरे नंबर पर आएगा घनेरीवाल। दूसरे नंबर पर घनेरीवाल पाकिस्तान, घनेरीवाल पाकिस्तान भाई साहब। और तीसरे पे आता है, कान खोल करके सुन लो, मोहनजोदड़ो, जिसको आप सबसे बड़ा कहते थे, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता भैया डेटा बदलते रहते हैं, डेटा बदलते रहते हैं, ये ध्यान रखना। नंबर 1 राखी गढ़ी है, नंबर 2 घनेरीवाल, नंबर 3 मोहनजोदड़ो। समझ गए ना मेरी बात? दोनों बातें बता दी मैंने। लो साहब, भारत में भी ले चला मैं आपको, और ये मैं आपको विश्व में भी ले चला। बोलो कोई दिक्कत इसके अंदर? कोई दिक्कत है क्या भाई? फटाफट से चलिए साहब। तो ये अपन ने आज बेसिक बातें करी है। कल यहां तक के पहले प्रश्न लेकर के आऊंगा, यहां तक के कल पहले क्या लेकर के आऊंगा? क्वेश्चन लेकर के आऊंगा, फिर आगे की बात करूंगा, ठीक है ना? बोलो कोई दिक्कत? इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। कल कालीबंगा की विशेषताएं और कालीबंगा को समाप्त करेंगे, उससे पहले मैं आपके प्रश्न लेकर के आऊंगा। बाकी बातें अपन बाद में करेंगे, ठीक है? तो मैं अभिषेक खांडल इन्हीं बातों के साथ में आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मुलाकात होगी सुबह 8 बजे, शाम 7 बजे कल्चर के लिए तैयार रहना। शाम 7 बजे कल्चर के लिए तैयार रहना, ये ध्यान रखना। और सुबह 8 बजे डेली हिस्ट्री के लिए, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना।